हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल बीएससी प्रो क्लासेज में। दोस्तों यहाँ पे हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक्स की अपन बात कर रहे थे और इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने पिछला जो चैप्टर पढ़ा था, पिछला जो अपना टॉपिक था वो कौन सा था, विसरण धारा का जो टॉपिक था उसको हमने शानदार तरीके से कंप्लीट किया था। और आज की जो क्लास है वो हमारी लास्ट क्लास होने वाली है इस चैप्टर की, यानी कि चैप्टर नंबर जो सेकंड है हमारा उसको अपन खत्म कर देंगे। क्योंकि यहाँ पे बच्चों की डिमांड आ रही है कि सर यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 को जल्दी से जल्दी स्टार्ट करो। तो देखो यहाँ पे आज अपन क्या करेंगे कि हमारे पास में लास्ट ये टॉपिक है जिसका नाम है पीएन संधि डायोड समीकरण है। अब एक बात सभी मुझे कमेंट सेक्शन में ये करके बताएंगे कि आज जो अपन पढ़ाने वाले हैं वो नोट्स के माध्यम से पढ़ाएंगे, ठीक है। मतलब ये जो टॉपिक है अपना, ये क्या है कि थोड़ा बड़ा टॉपिक है और इसकी जो कैलकुलेशन है ना वो यहाँ पे ये मान लो, अगर यहाँ पे मैं लिख के अगर मैं यहाँ पे आपको लिख के समझाता हूँ तो ये कम से भी कम आपकी 2 या 3 क्लास ले लेगा। और यहाँ पे अपन नोट्स के माध्यम से इसको अल्टीमेट तरीके से समझाएंगे। पहले बोल रहा हूँ यहाँ पे नोट्स के माध्यम से समझा रहा हूँ तो ये मत समझना कि आपको समझ में कम आएगा। ध्यान से समझोगे तो एक एक कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा, इसलिए क्या है कि यहाँ पे टाइम कम लगेगा हमें, ठीक है। और यहाँ पे आज की क्लास में अपन इस चैप्टर को अपन खत्म कर देंगे। और बात रही न्यूमेरिकल की, तो आपको नोट्स में न्यूमेरिकल मिल जाएंगे। जो भी बंदा करना चाहता है वो कर लेगा और जो नहीं करना चाहता वो कोई बात नहीं, अपन लास्ट में जब रिवीजन करेंगे तो उस टाइम पे पूरा चैप्टर का रिवीजन करेंगे और साथ के साथ मोस्ट न्यूमेरिकल भी साथ ही साथ कर लेंगे, ठीक है। उसकी टेंशन आप मत लीजिए। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ, देखो कमेंट सेक्शन में सभी बच्चे ये बताएंगे कि यहाँ पे हमारे पास में ये जो अपना तरीका है, ठीक है, इसको कभी कभार अपन रख सकते हैं नहीं रख सकते। देखो ये बताएंगे सबसे पहले, क्योंकि इस प्रकार आपको समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि सर यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, इस प्रकार भी हमें अल्टीमेट तरीके समझ में आ रहा है। तो क्या है कि जो टॉपिक्स हमारे पास थ्योरेटिकल रहेंगे या फिर हमारे पास उनकी कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी रहेगी तो उनको क्या करते हैं अपन यहाँ पे नोट्स के माध्यम से समझा देंगे। इससे क्या होगी, टाइम भी बचेगा और कोर्स भी जल्दी हो जाएगा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, उसमें अपन ऐसा नहीं करेंगे। हालांकि ये टॉपिक भी अच्छा है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बात करता हूँ हमारे पास में जो पास कोर्स की बात करता हूँ, तो पास कोर्स में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पीएन संधि डायोड इक्वेशन। लेकिन हमारे पास में जो बीएससी मतलब ऑनर्स वाले बच्चे हैं वो ध्यान से सुने। ऑनर्स वाले जो बच्चे हैं वो क्या, उनके लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके लिए ये 12 नंबर में क्वेश्चन आता है, 12 नंबर के अंतर्गत क्वेश्चन आता है और यहाँ से एक न्यूमेरिकल भी आता है। तो यानी कि 15 नंबर का ये वेंटेज रखता है हमारे पास ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे अब बात करते हैं, देखो शुरू यहाँ पे इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इसका नाम है पीएन संधि डायोड समीकरण। यहाँ पे हमने इस चैप्टर को शानदार तरीके से अभी तक अल्टीमेट तरीके से बेस बनाते हुए पढ़ा है, लेकिन आज अपन पढ़ेंगे यहाँ पे पीएन संधि डायोड समीकरण। अब ये क्या है, यहाँ पे पीएन संधि डायोड समीकरण के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है, आपसे पूछ सकता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास में इसके अलावा अपन बात करते हैं, ये क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकता है, आई बराबर में आई एस एक्सपोनेंशियल ईवी अपॉन में केटी माइनस का 1। कुछ भी नहीं करना है अपन को। यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है हमारे पास में आई बराबर जो हमारे पास ये फॉर्मूला है ये इसको प्रूव करना है। आई बराबर में आई एस एक्सपोनेंशियल ईवी अपॉन में केटी माइनस का 1, ये प्रूव करना है हमें। अब देखना किस प्रकार इंटरेस्ट के साथ में और शानदार तरीके से अपन इस फॉर्मूले को यहाँ पे अपन प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो सभी का ध्यान यहाँ पे बोर्ड पर होना चाहिए। तो अपन के दिमाग में ये एक बात क्लियर हो जानी चाहिए कि हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करना है। हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना। पीएन संधि डायोड में देखो ये हमारे पास में क्या है, आई है, ठीक है, और हमारे पास में क्या है, वी है। तो हमें यानी कि अपन को वी आई वक्र यानी कि वी आई वक्र के द्वारा और यहाँ पे अपन को वी आई संबंध प्रूफ करना है। देखो ये हमारे पास में वी आई संबंध के नाम से भी आ सकता है, यानी कि ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे वेरी वेरी मोस्ट मैंने लगा रखा है, तो यानी कि आपको यहाँ पे इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आई है वो धारा है और आई एस है वो हमारे पास संतृप्त धारा होती है। संतृप्त धारा क्या होती है आपको पता है, संतृप्त धारा होती है मैक्सिमम करंट होता है, यानी कि ये एक तरीके से कांस्टेंट करंट बोलते हैं अपन इसको संतृप्त धारा को। यहाँ पे वी होता है, ये वी क्या है हमारे पास में, वोल्टेज यानी कि आरोपित वोल्टता है। तो यानी कि आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से अभी तक। तो यहाँ पे पीएन संधि डायोड क्लियर हो गया। तो यहाँ पे अब इसका करते हैं अपन सॉल्यूशन करते हैं और यहाँ पे चलते हैं इसका अपने पास जो सैद्धांतिक अवधारणा है, इसकी जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है उस पर चलते हैं। और थ्योरेटिकल जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है उसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। और मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो पिछला कॉन्सेप्ट समझा था विसरण का उसको मैंने अल्टीमेट तरीके से समझाया। अगर आपने वो क्लास नहीं ली है पहले तो उसको जाके लीजिए, क्योंकि उसका जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे काम आएगा, पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम आएगा। और यहाँ पे जो मैंने चैप्टर आपको पढ़ाया ना अल्टीमेट तरीके से इतना जीरो लेवल से पढ़ाया है कि इस टॉपिक में आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस टॉपिक के अंतर्गत अपने जो पीछे का जो पढ़ा है वो अपन काम में लेने वाले हैं, साफ सी बात है। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे नोट्स के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ,
क्योंकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने पूरी क्लास पीछे से शानदार तरीके से ली हुई है तो आपको एक भी चीज़ में दिक्कत नहीं आएगी, इसकी गारंटी अपनी है। ठीक है, आप चेक कर लेना सही से। अब यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। कुछ नहीं है, थ्योरेटिकल पार्ट है, बस आप यहाँ पे आप जो मैंने नोट्स प्रोवाइड करवा रखे हैं वही नोट्स हैं, और यहाँ पे आप इस नोट्स के माध्यम से, अपने नोट्स के माध्यम से भी वहाँ पे जो टेलीग्राम पे मैंने डाल रखे हैं वहाँ पे आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो समझ में नहीं आती बच्चों को, तो उसको मैं यहाँ पे समझा दूंगा, इंडिकेट कर दूंगा। मेरे को पता है कि कौन सी चीज़ बच्चे को समझ में नहीं आएगी, तो वो अपन यहाँ पे समझा देंगे उसको। तो यहाँ पे पढ़ें इसको। देखो, पीएन संधि डायोड की सैद्धांतिक व्याख्या के लिए क्या करते हैं, पी और एन अर्धचालक की कल्पना करते हैं। ठीक है भाई साहब, हम जानते हैं कि पी अर्धचालक में होलों की अधिकता होती है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे अपने पास जो एन अर्धचालक होता है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, बिल्कुल सही बात है। ये तो मैंने आपको शानदार तरीके से समझा रखा है पहले भी। तो जब यहाँ पे हमारे पास में पी अर्धचालक है, वह एन अर्धचालक को एक परमाणुविक ऊर्जा स्तर पर जोड़ जाता है। परमाणुविक ऊर्जा स्तर तो क्या है, एक लैंग्वेज को कंप्लीट करने के लिए है, हालांकि कुछ नहीं है। अपन ने क्या करा, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया बस। ठीक है, और ये एक नाम दे दिया परमाणुविक ऊर्जा स्तर। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने क्या करा, पी अर्धचालक से जो हमारे पास में होल हैं वो एन अर्धचालक की ओर क्या करते हैं, गति करता है। भाई गति करेंगे, और हमारे पास में जो होल हैं वो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन की तरफ गति करेंगे, और यहाँ पे हमारे पास में जो एन अर्धचालक है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं वो पी अर्धचालक की ओर प्रवाहित होते हैं। लेकिन यह प्रक्रिया अत्यल्प समय के लिए होती है। अब मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट है वो कल समझाया था, यानी कि पिछले लेक्चर में समझाया था कि ये जो कॉन्सेप्ट होता है अपना, ये जो प्रक्रिया होती है ये बहुत ही अल्प समय के लिए होती है, क्योंकि अपन ने यहाँ पे कोई भी बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं किया है। तो यानी कि ये जो प्रक्रिया चलेगी ये बहुत ही छोटे समय के लिए चलती है, तो ये अत्यल्प समय के लिए होती है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पीएन संधि डायोड में हमारे पास में जो पीएन संधि क्षेत्र है उसमें एक विभव रोधिका या अवक्षय परत का निर्माण हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, अवक्षय परत का निर्माण होगा, और यह अवक्षय परत आवेश प्रवाह के विपरीत दिशा में एक विद्युत क्षेत्र आरोपित करती है, यानी परिभाषित होती है। यानी कि अपन बात करते हैं हमारे पास में जो ये अवक्षय परत का निर्माण होगा, अवक्षय परत का निर्माण होगा या आवेश प्रवाह के, अपन क्या करते हैं, आवेश जो प्रवाह होगा, यानी कि हमारे पास में जो एन अर्धचालक से इलेक्ट्रॉन पी की तरफ जाएंगे, और जो पी के हमारे पास जो होल हैं वो इलेक्ट्रॉन तरफ आएंगे, उनका क्या करेगा, ये विरोध करेगा। यानी कि क्या करते हैं, विपरीत दिशा में क्या करते हैं, देखो विपरीत दिशा में एक विद्युत क्षेत्र परिभाषित होता है, यानी कि वो विपरीत दिशा में उसका विरोध करेगा, यानी कि होल्स को इलेक्ट्रॉन की तरफ नहीं आने देगा और इलेक्ट्रॉन्स को होल की तरफ नहीं आने देगा। कोई बात नहीं, समझ में नहीं आया तो डायग्राम से समझे। भाई डायग्राम हमारे पास है तो डायग्राम समझेंगे। देखो डायग्राम हमारे पास है, इसको अपन इधर करते हैं और पेज बदलने के बाद में डायग्राम आपके सामने आ जाएगा। तो डायग्राम देखो यहाँ पे ये रहा। अतः यहाँ पे हमारे पास में ये विद्युत क्षेत्र विभव रोधी का कार्य करता है। तो साहब हमने कह दिया कि हमारे पास में जो विद्युत क्षेत्र जनरेट हुआ है यहाँ पे वो एक विभव रोधिका का काम करेगा, यानी कि एक बैरियर का काम करेगा। कैसे करेगा अभी समझते हैं ध्यान से, शानदार तरीके से। हमने कुछ नहीं कहा, अभी जो ऊपर थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा है वो यही है कि हमारे पास में ये पी अर्धचालक है, ये हमारे पास में एन अर्धचालक है। ठीक है, दोनों को हमने क्या कर दिया, एक परमाणु के स्तर पर जोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या कहा कि हमारे पास में पी में जो होल हैं वो हमारे पास में इधर गए, किसमें, हमारे पास में एन अर्धचालक में, और जो एन अर्धचालक के जो इलेक्ट्रॉन है इधर आएंगे पी में। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे हमारे पास में ये प्रक्रिया अत्यल्प समय की चली, और अत्यल्प समय के पश्चात हमने क्या देखा, यहाँ पे हमारे पास में एक बैरियर जनरेट हो गया, अर्थात अवक्षय परत का निर्माण हो गया, जो कि विपरीत दिशा में परिभाषित होती है, अर्थात यहाँ पे क्या करती है, बैरियर का काम करती है, यानी कि विभव रोधिका का काम करती है। तो ये कहानी मैंने आपको समझाई, इसके अलावा कुछ भी नहीं समझाया है। और यहाँ पे अपन बात करते हैं हमारे पास में, देखो ये हमारे पास में क्या है, प्लस 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 प्लस, और यहाँ पे माइनस माइनस माइनस। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमारे पास में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया, यानी कि विद्युत क्षेत्र का निर्माण हो गया। और ये जो विद्युत क्षेत्र है ये हमारे पास में क्या कर रही है, विभव रोधिका कार्य कर रही है। कैसे कर रही है, आप समझो बात को। देखो हमारे पास में क्या है, प्लस 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 है, और यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव है। एक बात बताओ हमें, ये हमारे पास में होल्स होते हैं, इनके ऊपर जो चार्ज होता है पॉजिटिव होता है। तो एक बात बताओ, ये जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव से क्या होगा, रिपल होगा, यानी कि प्रतिकर्षित होगा। तो यहाँ पे हमारे पास में ये इधर नहीं आ पाएगा, और ये हमारे पास में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस नेगेटिव से रिपल्सन होंगे, यानी कि प्रतिकर्षित होंगे, और ये इधर नहीं आ पाएंगे, यानी कि ये प्रोसेस अब रुक गई है, यानी कि ये प्रोसेस है अब रुक चुकी है। ये कहानी अपन यहाँ पे आपसे कह रहे हैं। ठीक है, और पीएन संधि डायोड में अपन करने क्या वाले हैं, आपको मैं इसका उद्देश्य बता देता हूँ कि अपन को एक तो देखो वो जो अपने इक्वेशन अपन ने बताई थी आपको, आई बराबर में आई एस, हमारे पास में जो हमारे पास फॉर्मूला था उसको तो प्रूफ करना ही है साथ के साथ। लेकिन हमारे पास में थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्या कहता है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अपन को कुछ नहीं करना,
अपनी ये जो प्रोसेस थी, जो पिछली प्रोसेस थी, यानी कि अपने पास जो अपन ने विसरण प्रोसेस पढ़ी थी, विसरण धारा का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसमें हमने यहाँ पे कोई भी बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं किया है। लेकिन यहाँ पे अपन बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करेंगे और उसके द्वारा यहाँ पे करंट का मान और धारा घनत्व का मान ज्ञात करेंगे और फॉर्मूला प्रूफ करेंगे। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ये हमारा टारगेट है, कुछ नहीं है, सिंपल सा है। मात्र अपन को कितना टाइम लगेगा, यहाँ पे मात्र अपन को आधा घंटा लगेगा शायद इसको प्रूव करने में। देख लीजिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे अल्टीमेट आई है, पहली बात बोल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट है वो शानदार है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट है, कुछ नहीं है, देखो अब समझो बात को, यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं है। और हमने यहाँ पे देखो, आपको पता है हमने यहाँ पे विभव रोधी का वी यहाँ पे परिभाषित किया था, पिछली क्लास में समझाया था मैंने आपको विभव रोधी के बारे में। क्या है, देखो माइनस का हमारे पास क्यों आ रहा है, माइनस क्यों आ रहा है हमारे पास पे, माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि ये हमारे पास में क्या कर रहा है, इसका विरोध कर रहा है। विरोध करने के लिए यहाँ पे क्या आ गया, हमारे पास में नेगेटिव चिन्ह अपन ने प्रदर्शित कर दिया। और इसकी लिमिट यहाँ पे पॉइंट हमारे पास में x1 है, ये x2 है, तो हमारे पास में देखो लिमिट हमारे पास में x1 से लेकर x2 इसकी लिमिट लगा दी, और यहाँ पे माइनस का ए डॉट dx। अब यहाँ पे dx है, ठीक है, तो हमारे पास लिमिट भी x1 और अपन ने x2 के रूप में लगा दी है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि इसको समीकरण नंबर आप एक नाम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इसका अपन उपयोग करेंगे, आगे कभी काम आएगा तो अपन उपयोग में कर ले लेंगे। अब देखो आगे एक नया कॉन्सेप्ट हम एंटर करवाते हैं। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको अल्टीमेट तरीके से समझाया था, याद करो मैंने समझाया था जब हमने यहाँ पे आवेश घनत्व के बारे में समझा था, पी और एन अर्धचालक के अंतर्गत, याद करो। तो हमने क्या कहा था, देखो आपसे, अब देखो जो नहीं पढ़ेगा ना उसको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, इसकी गारंटी है, और जिसने पढ़ रखा है उसको तो अल्टीमेट तरीके से समझ में आएगा, इसकी गारंटी भी है, दोनों तरफ से गारंटी है अपनी। तो देखो यहाँ पे सुनो ध्यान से, हम जानते हैं कि पी अर्धचालक में ग्राही अशुद्धि उपस्थित होती है, यानी कि हमारे पास में आप देख सकते हो कि हमारे पास में जो पी अर्धचालक होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये ग्राही अशुद्धि की भांति काम करेगा, सही बात है। इसलिए पी अर्धचालक में जो ग्राही ऊर्जा स्तर होता है वो क्या होता है, परिभाषित होता है, यानी कि हमारे पास में क्या होता है, देखो आपको पता है, हमें भी पता है कि हमारे पास में जो होल्स विद्यमान होते हैं वो हमारे पास में संयोजी बैंड में मतलब विद्यमान होते हैं। देखो इसको ऊपर कर दे थोड़ा सा, आपको पता है हमारे पास में जो होल्स विद्यमान होते हैं वो संयोजी बैंड में विद्यमान होते हैं, वैलेंस बॉन्ड में विद्यमान होते हैं, ठीक है। और हमारे पास में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो यहाँ पे हमारे पास में जो कंडक्शन बैंड होती है, हमारे पास में जो चालन बैंड होती है उसमें विद्यमान होते हैं, ये बात आपको पता है। अब हमने क्या कहा, हमने कुछ नहीं कहा है कि हमारे पास में जो पी अर्धचालक होते हैं वो क्या होते हैं, ग्राही अशुद्धि होती है, मतलब ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे, सुनना बात को, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो एक ऊर्जा स्तर है वो हमारे पास में परिभाषित होती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, हमारे पास में ये देखो हमारे पास में क्या आएगा, EFP, हमारे पास में फर्मी एनर्जी होता है। यानी कि अपन बात करते हैं, देखो हमने आपको वहाँ पे समझाया था, कि हमारे पास में क्या होता है कि पी अर्धचालक के लिए ग्राही ऊर्जा स्तर यहाँ पे परिभाषित होता है, जो कि हम यहाँ पे इसको दर्शा सकते हैं। देखो यहाँ पे ये डॉट डॉट करके दर्शाएंगे हम यहाँ पे, तो डॉट डॉट करके हमने दर्शाया, तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं हमारे पास में क्या आ गया, EFP आ गया, यानी कि हमारे पास में होल के लिए फर्मी ऊर्जा स्तर आ गई। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत है इसके अंतर्गत, ठीक है। इसी प्रकार इसी कॉन्सेप्ट को समझते हुए, देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, जो चीज़ आपको समझ में अब नहीं आ रही हो क्या पता आगे आ जाए, देखो समझो बात को, ठीक है। काफ़ी अच्छा है ये, हमारे पास में न्यूमेरिकल है, मतलब डेरिवेशन है, काफ़ी अच्छा है। इसी प्रकार अपन बात करते हैं एन अर्धचालक में दाता अशुद्धि विद्यमान होती है, मतलब ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का दान करता है, आपको ये पता है। अब यहाँ पे इसलिए एन अर्धचालक में दाता ऊर्जा स्तर है वो परिभाषित होता है, अर्थात डोनर एनर्जी लेवल है हमारे पास में यहाँ पे क्या होता है, डिफाइंड होता है। तो यहाँ पे देखें, आगे देखते हैं, देखें क्या हुआ हमारे पास में यहाँ पे एन अर्धचालक के अंतर्गत क्या हुआ, देखो ये हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास जो एनर्जी लेवल है वो है कंडक्शन बैंड का, और ये किसके लिए है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के लिए। देखो एन हमारे पास सब स्क्रिप्ट में लग रहा है, और यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन का दान करता है, इलेक्ट्रॉन का दान करेगा तो आपको पता है, हमने आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझाया था कि हमारे पास में जो एनर्जी लेवल है ना, ये यहाँ पे ऊपर की तरफ आ जाएगा, जिसको अपन यहाँ पे नाम दे सकते हैं किसके, फर्मी FM। अब यहाँ पे FM आएगा, क्या आएगा, FN आएगा, यहाँ पे N है ये, यानी कि FN है। ये N क्यों है, ये N इसलिए आया है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के लिए है ये। अब देखो आप यहाँ पे जो नोट्स आपको प्रोवाइड करवा रखे हैं, कुछ उसमें मिस्टेक्स हैं जो आप उसको सही कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे पास में FN आएगा, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास में मुक्त इलेक्ट्रॉन के लिए अपन पढ़ रहे हैं, तो ये हमारे पास में क्या गया, फर्मी ऊर्जा स्तर आ गया, ठीक है। उसी प्रकार हमने यहाँ पे
एन अर्धचालक के लिए जो परिभाषित किया है, देखो यहाँ पे ऊपर की तरफ क्यों है, आपको पता है कि ऊपर की तरफ इसलिए आया है क्योंकि हमारे पास में इसमें होल्स क्या दिखता है। अब यहाँ पे हमारे पास में जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा ना, तो वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे। आपको मैंने समझाया था कॉन्सेप्ट, आपको याद आ रहा हो तो, यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे और इकट्ठे होने के बाद में हमारे पास जो एनर्जी लेवल है वो यहाँ पे मतलब बढ़ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे देखो हमारे पास में जो एन अर्धचालक है ये इलेक्ट्रॉन का दान करेगा, तो हमारे पास में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे ऊर्जा लेवल है हमारे पास में जो यहाँ पे बढ़कर यहाँ पे हो जाएगा। यानी कि हमारे पास में कहने का तात्पर्य है, कुछ नहीं कहा अपन ने, कि हमारे पास में जो एन अर्धचालक होते हैं यानी कि हमारे पास में जो होल्स जिसमें अधिकता होती है उनका ऊर्जा स्तर है वो यहाँ पे बढ़कर यहाँ पे आ जाता है। और हमारे पास में सॉरी एन नहीं, पी अर्धचालक की बात कर रहा हूँ, सॉरी गलती हो गई। यहाँ पे पी अर्धचालक होते हैं उनमें होल्स की अधिकता होती है, तो वो यहाँ पे हमारे पास में उनका जो एनर्जी लेवल है वो यहाँ पे आ जाता है। और हमारे पास में जो एन अर्धचालक है जिनमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, उनका जो एनर्जी लेवल है यहाँ पे आ जाता है। इसमें कोई दिक्कत है क्या? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अल्टीमेट तरीके से समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नहीं किया, ये आपने छोटा सा कॉन्सेप्ट आपने बता दिया। ठीक है, अब उसके बाद में अपने यहाँ पे देखा, वैसे देखा जाए ना तो यहाँ तक मैंने समझाया आपको, यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट इतना काफ़ी होता है। अगर आप यहाँ पे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है उसको आप यहाँ तक समझा देते हो ना तो पर्याप्त है। लेकिन यहाँ पे देखो एक एक्सट्रीम लेवल पर, यानी कि अपन उच्च स्तर पर चलते हैं आगे की तरफ, और ये जो डायग्राम है ना ये आपको भीड़ से अलग करेगा। क्या समझ रहे हो? आपको बात को समझो, ये जो अपने पास डायग्राम है ये आपको भीड़ से अलग करेगा, यानी कि आपको एक तरीके से एक उच्च स्तर प्राप्त करेगा। क्योंकि हमारे पास ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा ना, ये क्या है कि आपको एक हाईएस्ट लेवल पर मिलता है, लेकिन अब आपको यहाँ पे मैं यहीं पे प्रदान कर रहा हूँ। जब आप एमएससी करते हो तब जाके आप इस डायग्राम को समझते हो, लेकिन ये डायग्राम आपको समझ में आ जाएगा तो आपको अल्टीमेट तरीके से यहाँ पे मजा आएगा। कैसे? देखो कुछ नहीं है, सिंपल सा डायग्राम है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अपन को सिखा के जाएगा। आप यहाँ पे देखो एक बार, हमारे पास में अब यहाँ पे पीएन संधि डायोड परिभाषित करने के लिए पी अर्धचालक व एन अर्धचालक को एक परमाणविक ऊर्जा स्तर पर जोड़ देते हैं, जिसके कारण संधि क्षेत्र में साम्य अवस्था की स्थिति में विभव रोधिका उत्पन्न हो जाती है। अब ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है? कुछ भी नहीं है। देखो हमने यहाँ पे क्या करा, ये हमारे पास में क्या है, देखो ये हमारे पास में क्या है, पी अर्धचालक है। देखो ये हमारे पास क्या है, पी अर्धचालक है, पी अर्धचालक है। और ये हमारे पास में क्या करा, हमने क्या करा, थोड़ा नीचे अपन ने क्या कर दिया, ये हमारे पास में एन अर्धचालक बना दिया। अब आपका सवाल रहेगा कि सर यहाँ पे जो एन अर्धचालक है उसको नीचे क्यों बनाया है? बस थोड़ा सा इंतजार करो, अब आपको बता दिया जाएगा। ये देखो हमने क्या करा, हमने पी अर्धचालक ये बना दिया और एन बना दिया ये। हमको पता है कि हमारे पास में जो एन अर्धचालक होते हैं उनमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, तो अपन यहाँ पे बना सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे हमारे पास में जो पी अर्धचालक होते हैं उनमें होल्स की अधिकता होती है, यानी कि पॉजिटिव यहाँ पे विद्यमान होते हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अभी अपन ने परिभाषित किया था, आपको पता है, मात्र 2 मिनट पहले, 1 मिनट पहले अभी आपने देखा था कि हमारे पास में जो होल्स, हमारे पास में जो पी अर्धचालक होता है उसका जो एनर्जी लेवल होता है, यानी कि हमारे पास में देखो ये क्या है, ये हमारे पास में ऊर्जा स्तर है किसका? वैलेंस बॉन्ड का, यानी कि संयोजी बैंड का हमारे पास में क्या है, एनर्जी लेवल है किसके लिए? होल्स के लिए। यहाँ पे जो एनर्जी लेवल है आपको पता है यहाँ पे क्या होता है, ये हमारे पास में ऊपर हो जाता है। देखो अभी मैं आपको बताता हूँ, पीछे आपको दिख रहा हो तो देखो यहाँ पे आपको बताया था, देखो ये रहा, ये हमारे पास में देखो एनर्जी लेवल है वो हमारे पास में बैलेंस बॉन्ड से कहाँ पहुँच गया? ऊपर की तरफ पहुँच गया। सही बात है कि नहीं है? ठीक है, और उसी प्रकार यहाँ पे मैं एन अर्धचालक की बात करूँ तो यहाँ पे हमारे पास जो एनर्जी लेवल है यहाँ पे नीचे आ गया। ठीक है, अब इस डायग्राम के माध्यम से मैं दोनों को सेटिस्फाई करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो आप यहाँ पे देखो आप, हमने क्या करा कि एक बीच में लाइन खींची, जिसको अपन डिफाइन कर देंगे, क्या कर देंगे? फर्मी एनर्जी लेवल डिफाइन कर देंगे, फर्मी ऊर्जा स्तर को डिफाइन कर देंगे। तो आपने यहाँ पे देख सकते हो ये दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है। हमने इसको नीचे क्यों लिखा? इसलिए से लिखा था कि ये दोनों कंडीशन को फॉलो करे। कैसे करेगा? देखो यहाँ पे हमारे पास में फर्स्ट डायग्राम में देखें कि पी अर्धचालक है हमारे पास में जो पी अर्धचालक है उसके लिए जो एनर्जी लेवल है देखो ऊपर बढ़ गया। सही बात है। उसी प्रकार देखो हमारे पास में जो एन अर्धचालक है उसके लिए जो एनर्जी लेवल है वो नीचे की तरफ आ गया। अर्थात इस डायग्राम के माध्यम से अपन ने दोनों ऊर्जा स्तर को यहाँ पे अपन ने समझा दिया। ठीक है, फिर आपका सवाल रहेगा कि सर ये हमारे पास में जो छड़ान है वो क्या है? हमारे पास में जो ये है, ये स्लोप सी है, ये क्या है? अभी समझाते हैं इसको, देखो आपने अभी जो पहले डायग्राम पढ़ा था वो आपके स्तर पर बहुत ही सही है, लेकिन अपन ने इस डायग्राम के माध्यम से समझा है तो कुछ एडवांस समझते हैं। देखो हमने वहाँ पे आपको कहा कि हमारे पास में जो होल्स होते हैं
वो यहाँ पे हमारे पास में इलेक्ट्रॉन की तरफ गति करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे पास में होल की तरफ गति करते हैं। लेकिन क्या हुआ कि हमारे पास में कुछ समय पश्चात, देखो यहाँ पे कुछ समय पश्चात वहाँ पे एक अवक्षय परत का निर्माण हो गया, अर्थात एक बैरियर जनरेट हो गया, और बैरियर जनरेट होने के बाद में वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो होल की तरफ नहीं गए, और होल हैं वो इलेक्ट्रॉन की तरफ नहीं गए। तो बस उसी कॉन्सेप्ट को समझो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपको पता है हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच में यहाँ पे बैरियर जनरेट हो गया है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको इधर जाने के लिए, अर्थात यहाँ पे पी अर्धचालक जाने के लिए, पी अर्धचालक तक पहुँचने के लिए वहाँ पे उसको एक चढ़ान पड़नी पड़ेगी। यानी कि हमारे पास में जो ये आपको कर्व दिख रहा है, ये हमारे पास में एक तरीके से अपन कह सकते हैं कि एक पर्वत की चोटी पार करनी पड़ेगी। किसको? एन अर्धचालक को। यानी कि हमारे पास में बीच में बैरियर जनरेट हो गया है, अवरोध उत्पन्न हो चुका है। तो इस कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे आपको अवरोध के माध्यम से समझाता हूँ। तो ये डायग्राम आपके मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए, जो कि मैंने आपको वही डायग्राम है। ये अभी जो अपन ने पढ़ा है सिंपली, जो अपन यहाँ पे पी अर्धचालक को एन अर्धचालक बनाते हैं वही डायग्राम है, लेकिन ये एडवांस लेवल पर डायग्राम है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस एनर्जी लेवल को देखो। हमने यहाँ पे जो अपन ने 3 डायग्राम बनाए, देखो एक हमारे पास पी एन अर्धचालक का बनाया था, उसके बाद में 2 बनाए थे ऊर्जा स्तर के, तो वो एक ही डायग्राम में कंप्लीट हो चुके हैं। देख लो आप, ऊर्जा स्तर को भी अपन ने शो कर दिया, उसके बाद हमने यहाँ पे जो बीच में अवरोध उत्पन्न हो रहा था, देखो ये हमारे पास में इसको भी अपन ने शो कर दिया। यानी कि एक ही डायग्राम से पूरा काम अपन ने खत्म कर दिया है। और यहाँ पे अपन बात करते हैं, देखो हमारे पास में, देखो यहाँ पे अपन बात करते हैं, ये हमारे पास में साम्य अवस्था की बात आ रही थी, साम्य अवस्था की बात आ रही थी। देखो साम्य अवस्था की बात ऐसे आ रही थी क्योंकि देखो अपन यहाँ पे बीच में लाइन खींचते हैं, तो अपन बात करते हैं हमारे पास जो फर्मी एनर्जी लेवल है, हमारे पास में जो फर्मी ऊर्जा स्तर है वो एक तरीके से साम्य अवस्था का काम कर रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये क्या है भाई, इसको आप प्रदर्शित करना चाहो तो ये हमारे पास में क्या है, EFP है। ये हमारे पास क्या है, EFP है। क्योंकि आप देखो ये हमारे पास में जो होल्स हैं उनके लिए एनर्जी लेवल है ऊपर बढ़ गया, यानी कि हमारे पास में जो फर्मी एनर्जी लेवल है वो किसके लिए, होल्स के लिए है। और यहाँ पे आप बात करो तो देख लो ये हमारे पास जो एनर्जी लेवल है यहाँ से इधर आ गया, तो यानी कि देखो EFN है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन के लिए फर्मी एनर्जी लेवल हो गया। यानी कि हमारे पास देखो EFP और हमारे पास जो EFN है वो क्या है, हमारे पास फर्मी ऊर्जा स्तर है। तो इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाना चाहिए, इसमें कोई भी दिक्कत यहाँ पे आपको नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये तो था हमारे पास में थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। ये हमारे पास में जो अभी आपको समझाया मैंने अभी स्टार्टिंग से, मतलब जो भी कहानी मैंने आपको समझाई, ये हमारे पास में थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था। क्या था? थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। अब आते हैं इसके मैथमेटिकल प्रूफ पर। और यहाँ पे जो हमें प्रूफ करना है, जो मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, देखो ये प्रूफ करना है हमें, प्रूफ करना है हमें ये I बराबर में IS एक्सपोनेंशियल EV अपन में KT माइनस का 1, ये आपको प्रूफ करना है। इसको अपन ध्यान में रखते हुए काम करेंगे आगे चलते हुए। ठीक है, तो अब यहाँ पे आगे चलते हैं इसके मैथमेटिकल प्रूफ पर। तो उसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि उसमें जो कॉन्सेप्ट है वो अल्टीमेट ही कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं है, गणितीय विश्लेषण अपन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में अपन को कोई भी समझने की आवश्यकता नहीं है, मतलब आपको अगर मैं नहीं भी बताऊँ तो आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपने पहले पढ़ रखा है सारा कॉन्सेप्ट। कैसे? एक बात बताओ, यहाँ पे आप जानते हो, ठीक है, क्या जानते हो? देखो सभी बताएंगे यहाँ पे, सभी बताएंगे यहाँ पे क्या जानते हैं। सभी जानते हैं कि हमारे पास में, हम जानते हैं कि खुले परिपथ में विद्युत धारा का चालन नहीं होता है, अतः धारा घनत्व का मान है हमें 0 प्राप्त होता है। और एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना भूल गया हूँ यहाँ पे। क्या भूल गया हूँ? अभी अपन ने जो पढ़ा था, देखो यहाँ पे मैं समझा देता हूँ आपको। हमारे पास में अभी जो अपन ने पढ़ा पीएन संधि डायोड में, देखो ये हमारे पास क्या है, पीएन संधि डायोड है हमारे पास में। हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि हमने इसको एक ऊर्जा स्तर पर जोड़ दिया था इस प्रकार, ठीक है। और हमने यहाँ पे क्या देखा था, यहाँ पे होल्स है हमारे पास में, ये होल्स हैं। समझना कॉन्सेप्ट को, एक कॉन्सेप्ट छोटा सा है उसको मैं आपको बताना भूल गया हूँ, इसलिए आपको यहाँ पे इस पहले लाइन में, देखो पहली लाइन को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल सही कह रहा है। लेकिन इस लाइन को अपन यहाँ पे रिलेट करेंगे तभी आपको थोड़ा सा मजा आएगा। देखो कैसे, हमारे पास में इसको अपन ने क्या करा था, एक एनर्जी, ये हमारे पास में क्या है, पी है, ये हमारे पास में क्या है, एन है, ठीक है। ये हमारे पास पी चालक है, ये हमारे पास में एन चालक है। यहाँ पे अपन ने क्या करा, इसको ऊर्जा स्तर पर जोड़ा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या गया, प्लस 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 और माइनस 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 माइनस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास में एक अल्प समय के पश्चात यहाँ पे हमारे पास में क्या है कि हमारे पास में जो ये इलेक्ट्रॉन्स का और यहाँ पे होल्स का फ्लो हो रहा था वो रुक गया है हमारे पास में, यानी कि हमारे पास बीच में ये बैरियर जनरेट हो चुका है। तो एक बात मुझे बताइए, अब बताइए कि यहाँ पे हमारे पास में जब बैरियर जनरेट हो चुका है तो होल्स भी इधर नहीं जा रहे और इलेक्ट्रॉन्स भी इधर नहीं जा रहे, यानी कि हमारे पास में ये खुले परिपथ की भांति काम कर रहा है, अर्थात इसमें करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। तो क्या बात में आपको समझ में आ गई, क्या बात आपको समझ में आ गई है क्या? तो पहली लाइन हमारी क्लियर हो गई। अब ये हम जानते हैं कि
खुले परिपथ में विद्युत धारा का चालन नहीं होता है, अतः यहाँ पे धारा का घनत्व का जो मान होगा 0 होगा। तो सिंपल लिख सकते हैं अपन Jn बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। अगेन वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं बताओ, यहाँ पे हमने कल ही पढ़ा था, आपको बताओ तो Jn बराबर यानी कि टोटल हमारे पास में जो इलेक्ट्रॉन, हमारे पास में मुक्त इलेक्ट्रॉन धारा घनत्व है। देखो यहाँ पे धारा घनत्व किसके लिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास में देखो, ये हमारे पास में किसके लिए आया था, विसरण के लिए, ये हमारे पास में अपवन के लिए, आप याद करो। तो ये हमारे पास में देखो एन म्यू एन ई और हमारे पास ई प्लस में हमारे पास ई डी एन और हमारे पास डी एन अपन डी एक्स। और यहाँ पे अपन अगर जेपी की बात करते हैं तो जेपी क्या आता है, जेपी में कुछ नहीं आता, यहाँ पे अपन पी म्यू और यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा पी म्यू ई और प्लस में ई डी पी और डी पी अपन माइनस आएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस का आएगा और डी पी डी एक्स। तो यहाँ पे अपन यहाँ पे लेके चल रहे हैं कौन सा, अपन यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या करा, अगेन वी नो दैट, हम जानते हैं कि Jn बराबर हमने ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, ये आपको याद भी होगी मेरे हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पे आगे चलते हैं, हम आगे चले तो आगे चलने के बाद हमने क्या करा कि इसको हमने क्या करा कि 0 के बराबर कर दिया। भाई हम यहाँ पे समीकरण नंबर 1 और 2 से कह सकते हैं कि हमारे पास J बराबर हमने 0 कर दिया, तो यहाँ पे इस वैल्यू को अपन 0 के बराबर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमने क्या करा, उसके बाद हमने ये करा कि हम इसको इधर ले गए। भाई देखो यहाँ पे इसको इधर ले जाएंगे, वो तो इधर बात इधर ही है, यहाँ पे इसको इधर ले जाए तो ये माइनस का आ जाएगा हमारे पास में, तो माइनस का आ गया। उसके बाद हमने ई से ही कैंसिल कर दिया, भाई ई से ही कैंसिल कर दिया। उसके बाद हमारे पास क्या बच गया, एन ई बच गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे पास में बच गया देखो डी एन, ठीक है। और हमारे पास में ये इस म्यू को अपन इधर ले गए तो म्यू एन हमारे पास अपन में है और हमारे पास डी एन अपन में डी एक्स है। अब देखो कल आपको लास्ट में आपको समझाया था, याद हो तो, हमने आपको समझाया था कि अल्बर्ट आइंस्टीन के अनुसार डी एन अपन में म्यू एन, हमारे पास में जो डी एन अपन म्यू एन है, हमारे पास में जो विसरण गुणांक है और जो हमारे पास में गतिशीलता है, उसमें जो संबंध होता है के टी अपन में ई होता है या नहीं होता, सभी बताएंगे। होता है, बिल्कुल सही बात है। तो हमारे पास में डी एन अपन में जो म्यू एन है उसका मान के टी अपन में ई हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप समझो बात को, यहाँ पे हमारे पास में जो क्या हो गया देखो, फिर यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे इसकी जगह, देखो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कर दिया वैल्यू पुट। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा देखो, माइनस का एन ए के टी अपन में डी एन अपन में डी एक्स आ गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे आप यहाँ पे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, डिफरेंशियल इक्वेशन आपने पढ़ी है, अवकल समीकरण आपने पढ़ी है, तो यहाँ पे आपने सबसे पहला जो मेथड है चरों का पृथक्करण आपने पढ़ा है। चरों का पृथक्करण मेथड क्या कहता है, सिंपल सा मेथड है, कुछ नहीं है। हम यहाँ पे देखो हमारे पास में ये हमारे पास में क्या है, ये विद्युत क्षेत्र ई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप ये एन है, तो ये एन है, तो इस एन को इधर एन के पास लेके आना पड़ेगा। और आपने देखा था अभी, आपने देखा था कि हमारे पास विभव है, हमारे पास में जो विद्युत क्षेत्र था उसकी जो लिमिट थी वो x1 और x2 के रूप में थी। तो इस x को लेके आएंगे इधर, आगे बात समझ में, तो इसको आगे समझते हैं अपन। तो अपन ने कुछ नहीं किया, हमारे पास में देखो x1 हमने क्या करा भाई, जो हमारे पास जो n था ना उसको ले गए इधर, और हमारे पास में जो हमारे पास में dx था अपन में उसको लिया इधर, क्योंकि अपन ने कहा कि हमारे पास में जो विद्युत क्षेत्र है यानी कि विभव रोधिका है वो हमारे पास में x1 से x2 के बीच की बात है, ठीक है। जो हमारे पास में विभव रोधिका है उसकी लेंथ कितनी है, हमारे पास में x1 से x2 है। तो यहाँ पे हमारे पास में विभव रोधिका की जो लिमिट आ गई वो हमारे पास में x1 से लेकर x2 आ गई। उसके बाद हमने क्या करा भाई, KT हमारे पास में ऐसे कैसे है, KT अपन में ये हमने क्या करा, कॉन्स्टेंट उसको बाहर निकाल लिया और 1 अपन में n कर दिया। और यहाँ पे हमारे पास में जो dn है उसके सापेक्ष में इसका डेरिवेटिव अपन ने, डेरिवेटिव नहीं अवकलन नहीं, समाकलन कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। अब यहाँ पे देखो कई टीचर तो क्या करते हैं कि बच्चों को यहाँ पे बता देते हैं सिंपली कि यहाँ पे जो n की लिमिट है, n क्या है हमारे पास में बताओ, n हमारे पास में क्या है, हमारे पास में मुक्त इलेक्ट्रॉन है। अब n हमारे पास में क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात आप मुझे बताइए, यहाँ पे आप एक बात मुझे बताइए कि इस 1/n की यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन की जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक होगी, मुझे आप ये बताइए। तो यहाँ पे कई टीचर तो क्या कर देते हैं भाई, इसकी जो लिमिट होगी वो np से nn होगी, ठीक है, फिर आगे बढ़ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको पूरी चीज़ें सिखाऊंगा भाई। देखो अगर मैं आपको यहाँ पे नोट्स के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक भी चीज़ ऐसी नहीं छोड़ूंगा जो मैंने आपको नहीं बताई हो। तो यहाँ पे आप मुझे ये बताइए कि हमारे पास में इसकी वैल्यू, मतलब ये आई कैसे, हमारे पास में जो nn है और np है वो लिमिट आई कैसे, मुझे ये बताइए, सभी सोच के बताइए। देखो यहाँ पे अगर देखी जाए तो बात छोटी सी है, अगर मैं आपसे बोल दूं कि यहाँ पे nn है और np है तो आप मान लोगे, जाहिर सी बात है 95% बच्चे मान लेंगे कि इसकी लिमिट ये है। लेकिन यहाँ पे 5% बच्चों के दिमाग में सवाल उठता है कि सर ये ऐसी लिमिट क्यों आई है अपन को,
भाई अपन ने यहाँ पे सिंपल बताया कि हमारे पास जो विभवरोधिका है उसकी जो लेंथ हमारे पास में x1 से x2 है, तो इसमें तो आपने एक्सेप्ट कर लिया, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास में NP और NN है, ये क्या चक्कर है, इसको बताइए आप। तो ध्यान से सुनेंगे आप, ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। हमारे पास में इंटीग्रेशन की जो लिमिट होती है वो क्या होती है बताओ। इंटीग्रेशन की लिमिट होती है अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, यानी कि हमारे पास में जो यहाँ पे वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, मैक्सिमम आएगी। बात को समझो, बात को समझने की कोशिश करो। यहाँ पे हमारे पास में जो लिमिट आएगी, देखो हमारे पास में इंटीग्रेशन अपन करते हैं तो यहाँ पे आती है लोअर लिमिट, यहाँ पे आती है अपर लिमिट, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू आती है। तो एक बात आप सभी मुझे बताएंगे कि हमारे पास में हमें वैल्यू चाहिए किसकी, हमारे पास वैल्यू चाहिए किसकी, हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन की हमें लिमिट चाहिए। तो एक बात मुझे बताइए आप सभी कि हमारे पास में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, बात को समझना, कितना शानदार कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे पास में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ पे ज़्यादा होते हैं, तो सभी का जवाब होगा कि सर देखो हमने यहाँ पे डायग्राम दोबारा बना लेते हैं। इस डायग्राम को दोबारा बनाएंगे तो आपके माइंड में एक दोबारा इमेज बनेगी। देखो शानदार तरीके से समझाएंगे अपन यहाँ पे जो काम करेंगे उसको अल्टीमेट तरीके से करेंगे। हमारे पास में देखो ये P है और ये हमारे पास में क्या है, N है। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे P हमारे पास में कितने होल्स हैं हमारे पास में, और ये हमारे पास में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आपने यहाँ पे एक चीज़ नोट करी होगी कि सर हमारे पास में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि जो N का जो मान होता है सबसे ज़्यादा होता है किसके अंतर्गत, N अर्धचालक के अंतर्गत। ये बात समझ में आ गई, बात समझ में आई या नहीं आई आप मुझे बताइए। तो सभी बच्चे यहाँ पे अब क्या करें, क्या करें बताओ, यहाँ पे कुछ नहीं करें, इसको सीखें और यहाँ पे मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि मज़ा आया या नहीं आया। इतना शानदार कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपको जो टीचर रोकेगा वो यहीं पे रोक देगा आपको। वो आपसे पूछेगा कि बताइए यहाँ पे हमारे पास में जो N की लिमिट आई है वो कैसे आई है। तो यहाँ पे मैंने आपको समझाया कि इंटीग्रेशन की जो लिमिट होती है वो होती है अपर लिमिट और लोअर लिमिट, यानी कि ये होगी लोअर और ये होगी अपर लिमिट। तो आप मुझे बताइए कि जो अपर लिमिट होगी, यानी कि हमारे पास में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, वो कहाँ पे मैक्सिमम, यानी कि उनकी जो पाने की, यानी कि उनकी जो मिलने की जो संभावना है सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, वो है हमारे पास में N अर्धचालक में। तो आप देख सकते हो हमने क्या लिखा, हमने लिख दिया इसकी अपर लिमिट N ऑफ N। अब आप सभी को पता होना जरूरी है, ये सभी आपको पता होना जरूरी है कि हमारे पास में देखो ये जो पदांक में लिखा हुआ है ये तो प्रदर्शित करता है किसको, अर्धचालक को। तो यहाँ पे देखो N अर्धचालक में ये हमारे पास में N क्या है, ये हमारे पास में N है, हमारे पास में क्या है बताओ, ये हमारे पास में N है, इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो सबसे ज़्यादा होंगे N अर्धचालक में अंतर्गत। तो ये बात तो 95% समझ में आ गई। उसके बाद में देखो हमारे पास में ये है मुक्त इलेक्ट्रॉन है हमारे पास में P अर्धचालक में। अब यहाँ पे देखो 95% बच्चे तो ऐसे सोचते हैं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सिंपल सी बात है, हमारे पास में जो हमारे पास में मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो किस में है, P अर्धचालक में। देखो जो पदांक में होता है वो सेमीकंडक्टर को, अर्धचालक को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे आपने क्या कहा कि मुक्त इलेक्ट्रॉन है किसमें, P अर्धचालक में। लेकिन यहाँ पे 5% तो नहीं कहूँगा, लेकिन 2% बच्चों के यहाँ पे दिमाग में ये आता है कि सर रुको, यहाँ पे रुको। मैंने कहा भाई क्या बात है सर, एक बात हमें बताइए कि हमारे पास में P अर्धचालक है और P अर्धचालक में आप मुक्त इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो, ये तो गलत है, सरासर गलत है, सरासर बात गलत है। कैसे भाई, मैंने उससे कहा भाई थोड़ा सा भाई डिटेल तो समझा, भाई डिटेल में समझा मेरे को क्या क्या कहना चाह रहा है तू। तो उसने एक बात मुझसे कही कि सर रुको एक बार आप, और मुझे एक बात यहाँ पे समझाओ कि हमारे पास में ये P अर्धचालक है, इसे P अर्धचालक में आप बोल रहे हो कि हमारे पास में मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये तो संभव ही नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मैंने कहा उससे रुक, मैंने उससे कहा भाई रुक 2 मिनट, मैंने आपको समझाता हूँ। ये बात बिल्कुल सही है, और ये जो बात आती है ना, ये बच्चों के मात्र 2 या 1% बच्चे के दिमाग में आती है, हालांकि किसी के दिमाग में नहीं आती है। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, जो भी स्टूडेंट पढ़ता है, जिसने यहाँ पे नहीं सोचा वो यहाँ पे सीख ले, और जिसने पूछ लिया उसको शाबाश, ठीक है। अब यहाँ पे अपन पास देखो, इस कॉन्सेप्ट को समझो कि हमारे पास में अपन ये कैसे कर रहे हैं कि हमारे पास में जो P अर्धचालक है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो P अर्धचालक है उसमें तो होल ही होल प्रेजेंट है, हमारे पास में इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं। तो बस अब यहाँ पे छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लेते हैं। देखो जब आपने क्या करा, इसको परमाणु ऊर्जा स्तर पर जोड़ दिया, तो हमारे पास में क्या हुआ, हमारे पास में जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है वो इधर आए, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आए उनकी संख्या है वो हमारे पास में कम है, उनकी जो संख्या है हमारे पास में बहुत कम है।
तो यही तो कह रहे हैं अपन कि हमारे पास में जो पी अर्धचालक है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है बहुत कम है, इसलिए तो लोअर लिमिट है ये। तो बताओ कॉन्सेप्ट आया कि नहीं समझ आया, कॉन्सेप्ट आया या नहीं आया समझ में? सभी यहाँ पे कमेंट करेंगे कि शानदार समझ में आ गया सर। तो आ गया समझ में? तो देखो ये लिमिट कितनी सी थी भाई, लिमिट में क्या था, कुछ नहीं था, मैं आपको बता देता ये सिंपल है, हो गया काम। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको पूरा खोल के बता दिया कि किस प्रकार एन ऑफ एन आई है और किस प्रकार एन ऑफ पी आई है। अब आगे चले, आगे चलते हैं। अब इंटीग्रेशन हो गया हमारे पास। अब देखो हमारे पास 1 क्या हो जाएगा, 1 का log x हो जाएगा और हमारे पास जो लिमिट आ गई एन ऑफ पी और एन ऑफ एन आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमने देखा कि वी बी बराबर हमारे पास में ये क्या है भाई, वी बी क्या है हमारे पास में बताइए। अब देखो ये क्या है हमारे पास में, ये हमारे पास में फॉर्मूला बन गया किसका, विभव रोधिका का, और विभव रोधिका को हमने वी बी से प्रेजेंट किया था, आपको पता है। तो वी बी बराबर आ गया हमारे पास, वी बराबर कितना आ गया देखो के टी अपन में, ये हमारे पास में ऐसे कैसे, और log हमारे पास ऐसे कैसे। उसके बाद में एन ऑफ एन भाई अपर लिमिट हमारे पास में, लोअर माइनस का लोअर लिमिट, तो log में हमने फॉर्मूला लगा दिया log m माइनस का log n का, तो log m अपॉन n का फॉर्मूला लग गया, यानी कि log ये हमारे पास क्या गया एन ऑफ एन अपन में एन ऑफ पी आ चुका है। उसके बाद में अपन समीकरण में 4 आ गया। उसके बाद में क्या करता है, कई बार आपसे यही तक पूछ लेता है भाई, कई बार आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है कि सिद्ध करो कि पीएन संधि जो हमारे पास में इक्वेशन है, पीएन संधि डायोड है, उसमें हमारे पास में जो विभव रोधिका है उसका फॉर्मूला प्रूफ करो। तो कितना होता है के टी अपॉन में ई log एन ऑफ एन अपॉन में एन ऑफ पी। तो ये आपको कई बार प्रूफ करवा देता है। और कई बार क्या करता है, थोड़ा एग्जामिनर ज्ञानी बन जाता है, क्या कर देता है, थोड़ा सा अपना दिमाग एक्स्ट्रा लगा देता है। कैसे वो अपना एक्स्ट्रा दिमाग इसलिए लगा देता है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो एन ऑफ एन है, आप सभी को पता होना जरूरी है कि हमारे पास में जो एन ऑफ एन क्या होता है, बताइए सभी। हमारे पास में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है किसमें, हमारे पास में एन अर्धचालक में, यानी कि एन अर्धचालक में क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, सभी को पता है। और हमारे पास में पूछूं अगर मैं एन ऑफ पी क्या होता है, तो पी अर्धचालक में क्या होते हैं हमारे पास में मुक्त इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे मैंने आपको समझाया था, याद करो कि हमने यहाँ पे समझाया था आपको कि एन अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व मैंने आपको समझाया था, चार्ज डेंसिटी मैंने आपको समझाई थी। और वहाँ पे हमने देखो एन ऑफ एन, एन ऑफ पी, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास एन ऑफ पी, एन ऑफ एन, यानी कि सभी की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करी थी, आपको याद हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में जो एन ऑफ एन है, अगर किसी को याद नहीं है तो कोई बात नहीं, पीछे हमारे पास जो नोट्स हैं उनको जाके देखिए, वहाँ पे एन ऑफ एन की वैल्यू हमारे पास एन डी है, और हमारे पास में जो एन पी है हमारे पास में कितनी, उसकी वैल्यू कितनी है, यानी कि एन पी का मतलब क्या है, एन पी का मतलब है पी अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व। तो कितना आएगा हमारे पास में आएगा एन आई स्क्वायर अपन में एन ए। तो यहाँ पे कई बार क्या करता है एग्जामिनर, थोड़ा सा अपने आप को होशियार समझने लगता है और यहाँ पे बच्चे को कन्फ्यूज कर देता है। कैसे कि हमारे पास में एन ऑफ एन है और एन ऑफ पी है, उसकी वैल्यू रख देता है एन डी, और एन आई स्क्वायर अपन में एन रख देता है। तो यहाँ पे आप रख दो, देखो वैल्यू रखो यहाँ पे हमारे पास में, तो कितना आएगा देखो एन डी हमारे पास, देखो हमारे पास कैसे आएगा, एन ऑफ एन की वैल्यू कितनी है, एन डी है, और अपॉन में हमारे पास एन पी है, तो अपॉन में अगर एन पी करोगे आप तो ये एन आई स्क्वायर है और एन ऊपर चल जाएगा, तो एन यहाँ पे लिख दिया। तो कई बार आपसे ये भी पूछ लेता है। तो समय का नंबर जो ये 5 हमारे पास में, ये क्या कहलाएगा हमारे पास में, ये कहलाएगा विभव रोधिका का बीजीय व्यंजक कहलाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। लेकिन अभी तक हमारा काम नहीं हुआ, हमें प्रूफ करना है आई बराबर आई एस एक्सपोनेंशियल ई वी अपन में के टी माइनस का 1 प्रूफ करना है, आपको याद में रखना है। तो अभी तक तो हमने कुछ नहीं किया, अभी तक तो हमारे पास में आई का मान आया ही नहीं है हमारे पास में, अभी तक तो कुछ किया ही नहीं है, अपन ने कुछ भी नहीं किया अभी तक। तो यहाँ पे हमने सिंपल सा विभव रोधिका का फॉर्मूला निकाला है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। तो यहाँ तक भी आपसे एग्जामिनर कई बार प्रूफ करवा लेता है, या 2 नंबर में 3 नंबर में, ठीक है। अब आगे चलते हैं भाई, आगे चलें, क्योंकि देखो मैं आपको बात करता हूँ पास कोर्स के लिए इंपॉर्टेंट होता हूँ, क्यों नहीं है ये, इसलिए नहीं है क्योंकि ये क्या है, बड़ा है कॉन्सेप्ट। इसमें अगर ये आएगा ना तो ये 10-12 नंबर के लिए मान लो आप, इतना बड़ा है ये, ठीक है। तो आ भी सकता है, इसकी गारंटी अपन नहीं लेते हैं, लेकिन चांसेस थोड़े कम रहते हैं, ठीक है। इसका न्यूमेरिकल जरूर आ सकता है आपके भाई, इसका जो न्यूमेरिकल्स है, इसके जो मतलब अंदर जो अभी हमारे पास में वी भी है, अब यहाँ पे न्यूमेरिकल बन सकता है आपसे। कैसे, हमारे पास में देखो कि हमने यहाँ पे जैसे मान लो कि आपको टी क्या है, देखो यहाँ पे टेम्परेचर है, कि हमारे पास में बोल्ट्जमान नेतांक है, और ये हमारे पास यदि होल के लिए बात करते हैं पॉजिटिव आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन के लिए बात करते हैं माइनस का 1.10⁻⁻�19 कूलम आ जाएगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आपको पता है। उसके बाद में अगर आपको देखो एन डी, एन ए और एन आई स्क्वायर की, देखो एन डी क्या है, एन डी यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ डोनर, दाता परमाणु, और यहाँ पे नंबर ऑफ एक्सेप्टर यानी कि ग्राही परमाणु है हमारे पास में, और एन आई स्क्वायर क्या है हमारे पास में, नैज अर्धचालक में आवेश घनत्व एन आई स्क्वायर। सही है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे पास में ये वैल्यू आपको दे देगा और आपसे वी बी का मान पूछ लेगा। तो उस टाइम क्या करना है, सिंपली आपको सबकी वैल्यू पुट कर देनी है और अपना आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत, इसमें कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं है। आगे चले,
तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाना चाहिए। यानी कि यहाँ तक हमने क्या करा, यहाँ पे अभी तक अपन ने पीएन संदेश जो डायोड है उसका थ्योरेटिकल पार्ट सीखा है, उसके बाद में थोड़ी सी कैलकुलेशन करी है और यहाँ पे अपन ने जो विभव रोधिका का जो मान है वो अपन ने यहाँ पे निकाल लिया है। आगे चलते हैं भाई। अब देखो समीकरण 4 में कुछ बदलाव करेंगे अपन। और बदलाव क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें प्रूफ करना है आई बराबर में आई एस एक्सपोनेंशियल ईवी अपन में के टी माइनस का 1 प्रूफ करना है। तो उसको प्रूफ करने के लिए कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ेगा, साफ सी बात है। तो यहाँ पे हमने क्या करा कि समीकरण नंबर 4 जो हमें अभी लिखा था उसमें अपन ने कुछ बदलाव किया। देखो ये हमारे पास में क्या है, वी बी बराबर के टी अपन में ई log ई एन ओवर एन अपन में एन पी, ये हमारे पास में है वैल्यू। अब हमने क्या करा, हमने ये करा, आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या करा अपन ने, ये log ई है ना हमारे पास में एन ऑफ एन एन ऑफ पी है, तो यहाँ पे क्या करा कि हमने इसको बदल दिया, यानी कि एन पी अपन में एन एन कर दिया, यानी कि इसको उल्टा कर दिया। मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, उल्टा कर दिया मतलब अब यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, एन पी अपन में एन एन कर दिया। तो आपको पता है यहाँ पे फॉर्मूला चेंज होगा, तो यहाँ पे log में जो फिर माइनस आएगा उसको अपन ने यहाँ पे बाहर ले लिया। तो इतना समझ में आया। उसके बाद में क्या करा अपन ने, सिंपली जो log वाला फंक्शन है उसको यहीं पे रखा और यहाँ पे जो वैल्यू है देखो इधर भेज दी ई और वी भी हमारे पास में और के टी अपन भेज दिया। ठीक है, उसके बाद में आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास में क्या आ गया, देखो ये log है भाई, log हमने हटा दिया, log को हटा दिया, तो log हटाएंगे तो इधर एक्सपोनेंशियल बन जाएगा, तो एक्सपोनेंशियल माइनस का ए वी बी अपन में के टी। अब देखो थोड़ा थोड़ा आ रहा है हमारे पास में फॉर्मूला, हमें क्या चाहिए, आई बराबर में आई एस एक्सपोनेंशियल ई वी अपन में के टी माइनस का 1। देखो ई वी हमारे पास आ चुका है, तो धीरे धीरे आएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो। ठीक है, तो हमारे पास में क्या आ गया, देखो एक्सपोनेंशियल भाई log इधर जाएगा तो एक्सपोनेंशियल और माइनस का ई वी बी अपन में के टी बराबर में हमारे पास क्या आ गया, एन पी अपन में एन एन आ गया। अब ये क्या है, एन पी क्या है हमारे पास में, सब स्क्रिप्ट में ही नीचे की तरफ है, ये नीचे की तरफ ये हमारे पास में एन एन है, यानी कि पी अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व है और हमारे पास में एन अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व है। ठीक है, ये हमारे पास में है। यदि अपन यहाँ पे अगर एन पी का मान निकालना चाहें, यदि हमारे पास में जो एन पी का मान निकालना चाहें, हमारे पास में पी अर्धचालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे, देखो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे एन ऑफ एन एक्सपोनेंशियल माइनस का ई वी बी अपन में के टी, और फिर चाहे आप इसको इस प्रकार ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे कई बार बच्चे क्या करते हैं, गलती मतलब जल्दी क्या करते हैं कि वो इस ई को और इस ई को आपस में कैंसिल कर देते हैं। तो इसलिए क्या करें कि आपके लिए ये बेहतर ऑप्शन है, ये हमारे पास में जो लिखा हुआ है ये हमारे पास में क्या है, बेहतर ऑप्शन है। मतलब ये तो चलना ही छोड़ दे इसने टाइम। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं ये हमारे पास में बेहतर ऑप्शन है, यानी कि आप इस प्रकार लिखोगे तो अच्छा रहेगा, मतलब एक्सपोनेंशियल और ब्रैकेट में माइनस का ई वी बी अपन में के टी, यानी कि ये पावर में ही है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे हमने इस फॉर्मूले के माध्यम से हमने एन ऑफ पी यानी कि पी अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान निकाल लिया। सिंपल सी बात है, तो ये आ गया हमारे पास में, ये आ गया। और एक बात आपको बताऊं मैं, इन डेरिवेशंस को सोल्व करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप यहाँ पे कुछ भी याद मत रखो, आपको क्या करना है, सिंपली अगर आपने इसको दिमाग से समझा है ना तो आपको देखो 1-2 बार प्रैक्टिस आपको लगेगी, लेकिन उसके बाद में आपको ये कंप्लीट हो जाएगा। कैसे, आपने जैसे मान लो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझा है, तो आप ये बताइए कि यहाँ पे हमारे पास में जो स्टार्टिंग हमने करी थी भाई, स्टार्टिंग हमने जो अभी करी थी वहाँ से अपन ने स्टार्ट करा। ठीक है, उसके बाद में जो कॉन्सेप्ट हमको आते हैं उसको लगाते जाओ और यहाँ पे हमारे पास में जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे ना तो अपने आप सारी वैल्यूज अपने आप पुट होती चली जाएंगी। ये कहानी है, साफ सी बात है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो मेरी बात सुनो, अब यहाँ पे एक अल्टीमेट कॉन्सेप्ट अपन समझाते हैं। देखो ये हमारे पास में क्या आया है, ये हमारे पास में आया है एन पी, हमारे पास में आया है एन पी, यानी कि ये बात थी अपनी कब की बात है, ये तो विसरण धारा की बात है। मतलब ये क्या है कि विसरण कॉन्सेप्ट, डिफ्यूजन जो प्रोसेस है अपनी, डिफ्यूजन घटना है, डिफ्यूजन प्रक्रिया है, विसरण प्रक्रिया है, उसके द्वारा अपन ने समझा है इसको। क्योंकि अभी तक अपन ने क्या करा है, अभी तक अपन ने कोई भी बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं किया है यहाँ पे। और यहाँ पे जो हमारे पास में NO2 आया है ये किसके कारण आया है, बिल्कुल मतलब उच्च सांद्रता के कारण और उच्च आवेश घनत्व के कारण हमारे पास में ये NO2 आया है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या करा कि हमारे पास जो NO2 आया है यानी कि पी अर्धचालक में जो मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन को जो घनत्व है उसकी जो वैल्यू आई है ये हमारे पास में जो उच्च सांद्रता है और उच्च आवेश घनत्व है उसके कारण आई है। अभी तक हमने कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं किया, यानी कि अपन कह सकते हैं कि ये विसरण प्रक्रिया के द्वारा आई है। ठीक है, अब लेकिन अपन क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अपन देखो पीएन संधि डायोड अपने पास जो इक्वेशन है उसके अंतर्गत हमें जो वैल्यू चाहिए वो विसरण के द्वारा भी चाहिए और हमारे पास जो अपवहन के द्वारा आती है वो भी चाहिए। तो अब देखो अपवहन के लिए निकालने के लिए तो हमें यहाँ पे बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करना पड़ेगा। तो हमने क्या करा, हमने यहाँ पे ये देखा कि हमारे पास में
पहला स्टेप नंबर फर्स्ट अपन इसको कह सकते हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट में अपन ने क्या करा कि यहाँ पे हमारे पास में जो वैल्यू आई है, देखो इस प्रकार आई है, ये तो मतलब ये यहाँ पे उच्च सांद्रता के कारण आई है, यानी कि हमारे पास में होल्स इधर गए, इलेक्ट्रॉन इधर गए, तो उसके कारण हमारे पास में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व आया है हमारे पास में, मुक्त पी अर्धचालक में, वो आया है ये हमारे पास में। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब यहाँ पे करते हैं कि हमारे पास में, अब यहाँ पे हमारे पास में क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसमें बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित कर देते हैं। देखो ये हमारे पास कर दिया। कई जगह पर आपको प्रिंटिंग मिस्टेक, मतलब कई जगह यहाँ पे वैल्यू नहीं लिखता हूँ, तो आप उसको अपने आप अरेंज कर लिया करो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में यहाँ पे वी लिख दिया अपन ने, यानी कि अपन ने इसमें बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित कर दिया। अब इससे क्या होगा बताइए, अब इससे क्या होगा मुझे आप बताइए। इससे ये होगा कि आप सुनो बात, यहाँ पे ये चीज़ होगी कि हमारे पास में अपन ने क्या करा, इसको अपन ने क्या कर दिया भाई देखो सभी यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, क्या करेंगे, सभी यहाँ पे ध्यान सुनेंगे कि हमने यहाँ पे इसको अपन ने अग्र बायस में जोड़ा, यानी कि फॉरवर्ड बायस के अंदर इसको कनेक्ट किया है। देखो आपने इसको कर दिया, इसको प्लस से जोड़ दिया और इसको जोड़ दिया माइनस से, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो ये फोर्स करेगा। देखो ये हमारे पास में प्लस है, ये भी हमारे पास में क्या होते हैं, प्लस होते हैं। तो आपने ये 12th क्लास में कॉन्सेप्ट समझा है कि यदि हमारे पास में ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो ये आपस में क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करेंगे, यानी कि हमारे पास में इस कंडीशन में हमारे पास में जो ये अवक्ष परत है वो छोटी होती आएगी। कैसे, क्योंकि देखो इधर भाई माइनस है, भाई बाह्य विद्युत क्षेत्र अपने आरोपित कर दिया, तो हमने क्या देखा कि हमारे पास में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, भाई जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर आएंगे और जो होल्स हैं उधर जाएंगे। तो क्या आपको समझ में आई ये बात? नहीं आई तो कोई बात नहीं, दोबारा समझाते हैं। कुछ नहीं किया अपन ने, अब यहाँ पे अपन क्या कर देते हैं, बैटरी लगा देते हैं बाहर। भाई साफ सी बात है, बैटरी लगाएंगे तो बैटरी लगाने से क्या होगा, हमारे पास में जो होल्स हैं, देखो हमारे पास में पॉजिटिव से पॉजिटिव क्या होंगे, प्रतिकर्षित होंगे, रिपल करेंगे, और हमारे पास जो नेगेटिव है वो नेगेटिव से प्रतिकर्षित होंगे। तो हमारे पास में क्या होगा कि हमारे पास में जो अवक्ष परत है, हमारे पास में जो अवक्ष परत है वो यहाँ पे कम होती जाएगी, इसकी जो लेंथ है वो कम होती जाएगी। तो हमारे पास में जो लेंथ वी भी थी पहले, तो अब हमारे पास में जो लेंथ है वो कैसे, किस प्रकार घटेगी। तो यहाँ पे लेंथ को अपन यहाँ पे शो करना चाहें तो यहाँ पे अपन कर सकते हैं कि हमारे पास में पहले यदि हमारे पास वी बी लेंथ थी तो वो डिपेंड करती है हमारे पास में कि हमारे पास में जो विभव यहाँ पे अपन ने बैटरी जो लगाई है वो कितनी वोल्ट की लगाई है, क्योंकि हमने पहले वी बी थी, अब यहाँ पे अगर जो वी बी लगाई है तो वी बी माइनस का वी हो जाएगा, यानी कि बैटरी जोड़ने के बाद में हमारे पास में जितनी अपन वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं उसको अपन वी बी माइनस कर देंगे तो हमारे पास में उसकी लेंथ आ जाएगी, यानी कि हमारे पास में ये कितनी अवक्ष परत हमारे पास बच गई है। ठीक है, तो ये हमारे पास में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे ये होगा, देखो आपको यहाँ पे लिख रखा है एन पी प्लस में डेल एन पी। अब एक बात आप मुझे बताइए सभी, एक बात आप बताएंगे सभी, यहाँ पे जो हमारे पास में एन पी है ये तो हमने क्या करा कि हमने सिंपल विसरण जो प्रक्रिया है उसके द्वारा निकाल लिया। अब यहाँ पे जो डेल एन पी ये क्या है, ये हमारे पास में जो डेल एन पी है वो ये है कि यहाँ पे हमारे पास में, देखो सुनो बात को, यहाँ पे हमारे पास में एन पी तो आया सिंपली कब, जब हमने यहाँ पे सिंपल विसरण प्रक्रिया को अपनाया। उसके बाद में जब अपन ने बाह्य विद्युत क्षेत्र को आरोपित किया तो हमारे पास में जो बैरियर है, हमारे पास में जो बीच में अवक्ष परत है, इसका जो मान है, देखो इसकी जो लंबाई, इसकी जो लेंथ है ये हमारे पास में कम होगी और जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर आएंगे और इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, तो हमारे पास में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे पास में और आगे किसमें, पी अर्धचालक में हमारे पास में। तो हमारे पास में क्या हुआ कि कुछ और हमारे पास में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पी अर्धचालक में आ गए, यानी कि अपने जोड़ कर दिया, प्लस कर दिया, किससे, डेल एन पी से कर दिया, डेल एन पी से कर दिया। नहीं आया समझ में? एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप क्या करो भाई, आपने क्या करा कि आपने अपने दोस्त के साथ में कहाँ चले गए, शादी में चले गए। आपने एक प्लान बनाया और यहाँ पे आपने क्या करा कि आप अपने दोस्त के साथ में शादी में चले गए। ठीक है, फिर उसके बाद में आपने क्या करा कि जाते ही देखो यहाँ पे हमारे पास में क्या करा आपने कि सीधा धावा बोला, अटैक कर दिया, किस पे, खाने की चीज़ों पर अटैक कर दिया। साफ सी बात है कि जो भी आदमी जाता है शादी में खाने के लिए जाता है, तो आपने क्या करा भाई, आप और आपका दोस्त है, ठीक है, आपकी शादी में चले गए। अब शादी में जाने के बाद में आपने वहाँ पे क्या करा भाई, शादी में चले गए। जैसे मान लो इसी एग्जाम्पल को देखो, यहाँ पे रिलेट करूँगा इससे मैं, आप अपनी ज़िंदगी में नहीं बोलोगे इस एग्जाम्पल को। आप अपने दोस्त के साथ में शादी में चले गए, तो आपने क्या करा, जाते ही वहाँ पे जो खाने की चीज़ें हैं जैसे कि मिठाइयाँ, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, बर्फी, काजू कतली, ठीक है, तो हमारे पास मूंग का हलवा, तो ये हमारे पास भी ऐसी मिठाइयों पर आपने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। आप खा रहे थे, आपने क्या करा, खा रहे थे, मतलब आप यहाँ पे हमने क्या करा कि हमारे पास में जो मिठाइयाँ थी वो आप खा रहे थे वहाँ पे। ठीक है, सपोज करो वहाँ पे क्या हुआ कि जो शादी में
मतलब जो एक होते हैं ना गार्ड, एक तरीके से कह सकते हो आप, और कुछ एब्जॉर्ब हमारे पास में एब्जॉर्ब करने वाले, ऑब्जर्वेशन करने वाले कुछ लोग आ गए वहाँ पे। वो वहाँ पे चेक कर रहे थे कि कोई यहाँ पे फर्जी आदमी तो खाना नहीं खा रहा है, मतलब कोई बिना इनविटेशन के ही नहीं आया है यहाँ पे, उसको चेक कर रहे थे वहाँ पे। तो उन्होंने क्या करा, हमको रोक दिया आते। उन्होंने क्या करा, हमें वहाँ पे रोक दिया, रुको रुको रुको। बोले कहाँ से आए हो भाई, कहाँ से आए हो? तो फिर आपने क्या करा, उस टाइम खाना खाना बंद कर दिया, आप रुक गए और उनको बताने लगे कि हमने यहाँ पे देखो, हम जिसके द्वारा इनविटेशन के द्वारा आए हैं वो रहे। तो हमने क्या करा, फिर उसके बाद में हमने वहाँ पे क्या करा, हमने वहाँ पे उस इनविटेशन वाले जो मतलब हमारे जानकार था, हमने उससे बात करवाई गार्ड से। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, अपने जानकार हैं। और फिर उसके बाद हमने दोबारा स्टार्ट कर दिया खाना खाना। तो इससे आपको क्या समझ में आया? इससे आपको ये समझ में आना चाहिए, सुनो बात को। हमने यहाँ पे देखो पहले आए, शादी में आए और हमने खाना खाना स्टार्ट कर दिया, यानी कि हमारे पास में देखो सिंपली हमने क्या करा, सिंपल विसरण प्रक्रिया के अंतर्गत, हमने क्या देखा कि हमने यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे पास में पी अर्धचालक में आ गए हमारे पास में। तो हमारे पास में देखो एनपी हमारे पास में आ चुका। लेकिन जब हमारे पास में शादी में गार्ड आ गए और हमसे कहा रुको भाई, आप बिना इनविटेशन के आए हो या कैसे आए हो, आप बताइए हमें। तो हमने क्या करा कि हमारे पास में बैरियर जनरेट हो गया, हमारे लिए जो वो आदमी हैं वो बैरियर हो गए, हमारे पास में एक अवरोध का काम कर गए, यानी कि उन्होंने हमें रोक दिया खाना खाने से। ठीक है, तो फिर हमने क्या करा, फिर हमने यहाँ पे हमारे पास जो बाह्य विद्युत क्षेत्र है, यानी कि हमारे पास में दोस्त था हमारा जो जानकार था, उसको बुलाया और कहा भाई ये हमारे जानकार है। तो उसने कहा कि चलो खाने दो। ठीक है, तो हमने क्या करा, दोबारा खाने लग गए हम। तो यहाँ पे देखो फिर दोबारा हमारे पास में क्या आ गया, डेल एनपी आ गया। तो क्या आपको अल्टीमेट तरीके से समझ में आया या नहीं आया, ये कॉन्सेप्ट बताइए। मेरे सब तो अल्टीमेट तरीके से समझ में आ जाना चाहिए आपको, अल्टीमेट तरीके से आ जाना चाहिए। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को मैंने समझा दिया है अल्टीमेट तरीके से, यानी कि निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला है कि हमारे पास में देखो ये एनपी है, विसरण कारण है, और जो डेल एनपी है ये हमने बाह्य विद्युत क्षेत्र जो आरोपित किया है उसके कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व किसमें, पी अर्धचालक की अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं, जल्दी से जल्दी चलते हैं। अब देखो ज्यादा बचा हुआ नहीं है, मतलब ये हमारे पास में ज्यादा बचा हुआ नहीं है, बस इसकी छोटी सी कैलकुलेशन बाकी है, बस अब कुछ नहीं है। अब क्या करा अपन ने, सिंपली देखो, आप समीकरण नंबर 6 को देखो। आप अभी जो आपने वहां पे समीकरण नंबर 6 में देखा, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, देखो आप समीकरण नंबर 6 से देखो, समीकरण नंबर 6 कहाँ पे हमारे पास में, देखो ये रही हमारे पास समीकरण नंबर 6, देखो ये रही हमारे पास समीकरण नंबर 6, देखो ये रही हमारे समीकरण नंबर 6, देखो ये हमारे पास में एन ऑफ एन एक्सपोनेंशियल और माइनस का ई वी बी अपन में केटी है, हमारे पास समीकरण नंबर 6 है। तो अब अपन ने क्या करा, देखो समीकरण नंबर 6 से देखा आपने, यहाँ पे समीकरण नंबर 6 में आपने देखा कि हमारे पास में यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास में जो यहाँ पे एन पी का जो मान है वो बढ़ गया हमारे पास में। भाई हमारे पास में जो एनपी का मान है वो बढ़ गया, कितना बढ़ गया भाई, एनपी में हमने जो विद्युत क्षेत्र आरोपित किया तो डेल एनपी और यहाँ पे जुड़ गया, तो आपने यहाँ पे इसको डेल एनपी से निरूपित कर दिया। और उसके अलावा आप समीकरण नंबर 6 को देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पे और क्या बदलाव हुआ, देखो यहाँ पे क्या गया, एन ऑफ एन एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पे देखो हमारे पास में सिंपली आप देख सकते हो एन ऑफ एन एक्सपोनेंशियल हमारे पास है, और हमारे पास में ई वीबी में कुछ चेंज हुआ, हमारे पास में जो विभव रोधिका है उसमें कुछ परिवर्तन हो गया, जो कि मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया था। देखो ये रहा वीबी बराबर, हमने वीबी माइनस का वी हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या करा भाई, समीकरण नंबर 6 को आप ध्यान से देखो, हमारे पास में कितना है, माइनस का ई वी बी अपन में केटी है। तो यहाँ पे देखो समीकरण नंबर 6 की सतह हमने क्या कर दिया, देखो माइनस का ए हमारे पास है, और यहाँ पे जो वीबी था उसकी जगह हमने लिख दिया वीबी माइनस का वी। क्यों? क्योंकि हमारे पास में जब विद्युत क्षेत्र अपन आरोपित करेंगे तो वहां पे हमारे पास में जो विभव रोधिका है उसका जो मान है वो कम हो जाएगा, तो हमने क्या कर दिया वी माइनस का। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको, यानी कि समीकरण 6 में हमने क्या कर दिया भाई, देखो हमने यहाँ पे बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित कर दिया, तो यहाँ पे हमारे पास जो मुक्त इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो और बढ़ जाएगी। हमने यहाँ पे करा कि डेल एनपी और बढ़ गई, भाई डेल एनपी और बढ़ गई, यानी कि अपने जानकार से बात कराने के बाद में हमने क्या करा, और भी थोड़ा बहुत खाना वहाँ पे खा लिया शादी के अंतर्गत। तो ये कहानी मैंने आपको समझाई, तो यहाँ पे दोनों आपको समझ में आ गया। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास एन ऑफ एन एक्सपोनेंशियल और माइनस का ई वीबी माइनस का भी अपन कहते हैं, यानी कि वीबी का मान रख दिया, वीबी माइनस का भी। आगे चलो भाई, अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, देखो समीकरण नंबर 7 और 6 हमारे पास, समीकरण नंबर 7 ये रहा हमारे पास, समीकरण 7 हमारे पास में ये रहा। अब यहाँ पे अगर अपन बात करें, यहाँ पे अगर अपन बात करें, हमें वैल्यू अगर फाइंड करनी है किसकी, अगर मान लो हमें वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है डेल एनपी की, यानी कि हमारे पास में जो विद्युत क्षेत्र अपन ने आरोपित किया था, अभी जो विद्युत क्षेत्र आरोपित किया था उसके कारण हमें मुक्त इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो कैसे निकालेंगे आप देख सकते हो। समीकरण 6 क्या था, समीकरण 6 में केवल इसको हटा दो आप,
इसको हटा दो, यानी कि एन पी था हमारे पास में और एन एन एक्सपोनेंशियल और वी बी था वहाँ पे, वी बी माइनस का हमारे पास वी बी था और अपन में के टी था। तो हमने क्या करा, समीकरण 7 में से 6 को हटा दिया। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए डेल एन पी की वैल्यू। तो यहाँ पे क्या करा अपन ने, समीकरण 7 में से 6 को उठा दिया, यानी कि एन पी प्लस में डेल एन पी माइनस का एन पी, बिल्कुल सही है। उसके बाद हमने क्या करा, देखो एन 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 एक्सपोनेंशियल और माइनस का ई वी बी माइनस का वी अपन के टी, और यहाँ पे समीकरण नंबर 6 क्या था, देखो माइनस का एन एन एक्सपोनेंशियल माइनस का ई वी बी अपन के टी, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे देखो एन एन सी एन पे से एन पी कैंसिल हो गया, हमारे पास में क्या बच गया, हमारे पास में बच गया डेल एन पी। डेल एन पी बच गया, क्या है हमारे पास डेल एन पी, हमारे पास एन एन एक्सपोनेंशियल माइनस का ई वी बी अपन के टी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा, यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे क्या करा, हमने यहाँ पे ये करा है, कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है ये हमारे पास जो लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या करा, देखो यहाँ पे हमने एक कॉन्सेप्ट का यूज कर लिया, क्या कर लिया, देखो यहाँ पे इसको समझो आप ध्यान से। देखो हमारे पास में देखो ये होता है ई की पावर में एक्स प्लस का वाई होता है, तो इसको अपन लिख सकते हैं ई की पावर एक्स डॉट में ई की पावर वाई लिख सकते हैं। उसी प्रकार आपने क्या करा कि हमारे पास में देखो एन एन एक्सपोनेंशियल और माइनस का, देखो माइनस का ई वी बी से मल्टीप्लाई करा, ई वी बी अपन में के टी, तो ई वी अपन में के टी लिख दिया। और यहाँ पे अपन ने क्या करा, इस कॉन्सेप्ट का यूज करा, ई की पावर एक्स लिख दिया और ई की पावर वाई को अपन फिर यहाँ पे यह लिख दिया। देखो एक्सपोनेंशियल और हमारे पास देखो ये माइनस है, यहाँ पे अंदर भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ई वी अपन में के टी हो जाएगा। आया या नहीं आया समझ में, सभी बताएंगे आगे समझ में। उसके बाद देखो एन ऑफ एन एक्सपोनेंशियल और माइनस का ई वी बी अपन में के टी हमारे पास ऐसे कैसे है यहाँ पे नीचे, ठीक है। उसके बाद अपन ने क्या करा कि यहाँ पे देखो जो कॉमन आ रहा था उसको अपन ने बाहर ले लिया, यानी कि हमारे पास देखो एन 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 एक्सपोनेंशियल और माइनस का ई वी अपन में के टी हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो इसको अपन ने बाहर ले लिया और हमारे पास अंदर क्या बच गया, देखो ई एक्सपोनेंशियल ई वी अपन में के टी और यहाँ पे इसकी जगह अपन क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में, ये हमारे पास माइनस का 1 आ गया, समीकरण नंबर 8 हमारे पास आ चुका है। अब क्या करेंगे, देखो आगे अपन बात करते हैं। अब ये हमारे पास में क्या है, सभी बताएंगे। ये हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास में है जब अपने बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित किया था, यानी कि हमने जो बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित किया था उसके अंतर्गत हमारे पास में क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व है, किसमें, पी अर्धचालक में, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास ये क्या है, एन पी है हमारे पास में, ये किसके कारण है, बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित के कारण। अब आप सभी मुझे बताएंगे कि हमारे पास में जब अपन ने बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित किया था, यानी कि अपव्यय जो धारा का फॉर्मूला आया था वो क्या आया था, तो यहाँ पे सभी यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास जो आई एन का फॉर्मूला आया था वो आया था, अपन ने 12th क्लास में पढ़ा था, ए एन इन वी डी, ए एन ई इंटू वी डी में था। तो यहाँ पे आप देख लो वी डी तो है ये हमारे पास में, जो अपव्यय धारा के कारण अपन ने फॉर्मूला निकाला है, आई एन बराबर में देखो एन ए और वी एन, तो ये फॉर्मूला था हमने जो अपव्यय धारा में निकाला था, वो यही था हमारे पास फॉर्मूला। तो हमारे पास में ये फॉर्मूला आ चुका है। अब अपन क्या करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिंपल सा यहाँ पे देखो, यहाँ पे आई एन क्या है भाई, हमारे पास में जो आई एन है वो क्या है, हमारे पास में फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण करंट है। क्योंकि आप देख लो यहाँ पे, हम यहाँ पे जो एन है हमारे पास में एन पी है, ये क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व है, किसमें, पी अर्धचालक में। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, इनको आप कैच करोगे ना तभी आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास देखो, अगर आपको इनमें अगर आपको कन्फ्यूजन है ना, तो इसको आप शुरू से समझो, तभी जाके आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। आगे बात समझ में, तो इसको आगे चलते हैं, आगे चलो भाई। हमारे पास में अब यहाँ पे क्या करेंगे आगे अपन, आगे यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे अपन, सिंपल सा हमारे पास में देखो, हमारे पास में जो एन का मान आ गया वो कितना आ गया, डेल एन पी, जो अपन ने अभी निकाला है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या कर दिया, देखो आई एन बराबर हमारे पास में क्या आ गया, डेल एन पी मान रख दिया, और हमारे पास में ए ई और वी एन है हमारे पास में। अब कुछ नहीं करेंगे हमारे पास, जो हमारे पास में डेल एन पी का जो मान था उसको यहाँ पे पुट कर देंगे। बताओ भाई, आई एन हमारे पास में, आई एन बराबर हमारे पास में क्या है, एन एन हमारे पास देखो ये रहा। अभी जो हमारे पास में देखो, कई बच्चों को समझ नहीं आता है, तो इसको दोबारा समझाते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास ये रहा समीकरण नंबर 8, समीकरण नंबर 8 है डेल एन पी है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, देखो समीकरण नंबर, इसके बाद हमने क्या करा कि आई एन बराबर हमारे पास में क्या है, एन ए ई वी एन है। अब यहाँ पे अपने पास जो एन है ना, एन हमने क्या कर दिया, एन बराबर कर दिया डेल एन पी। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। देख लो आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो वैल्यू पुट करने के बाद में आप देख सकते हो यहाँ पे ये कितना आ गया, देखो एन डेल एन पी, तो यहाँ पे डेल एन पी रख दिया, और यहाँ पे डेल एन पी जो का मान अभी पीछे समीकरण नंबर 8 था, तो वहाँ से अपन ने इसको पुट कर दिया। देखो ये एन एन ए ई वी एन एक्सपोनेंशियल माइनस का ई वी अपन के टी, और यहाँ पे अंदर एक्सपोनेंशियल ई वी अपन के टी माइनस का 1 है। अब यहाँ पे क्या कर दिया, देखो बात समझना। अब यहाँ पे हमारे पास में जो ये हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है, वो जो डेरिवेशन है वो यहाँ पे लगभग पूरा होने वाला है अब, ठीक है। तो देखो हमारे पास में क्या है, हमने यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट डिफाइन कर दिया बी एन, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एक कॉन्स्टेंट डिफाइन कर दिया बी एन, ठीक है। यानी कि हमारे पास में मुक्त इलेक्ट्रॉन के लिए एक कॉन्स्टेंट डिफाइन कर दिया बी एन। देखो आप समझो बात को, और वो क्या कर दिया, देखो हमारे पास में देखो ए एन एन ए ई वी एन एक्सपोनेंशियल माइनस का ई वी वी अपन में के टी है, इस पूरे को हमने एक कांस्टेंट डिफाइन कर दिया। देखो ये रहा कांस्टेंट डिफाइन कर दिया पूरे को, तो क्या हुआ, देखो आई एन बराबर में बी एन,
और एक्सपोनेंशियल ई वी अपन के टी माइनस का 1। अब यहाँ पे देखो ये हमारे पास में किसके लिए है, हमारे पास में जो आई एन का फॉर्मूला आया है ये हमारे पास में है। देखो आई एन किसके लिए, एन क्या है हमारे पास में मुक्त इलेक्ट्रॉन है। अगर इसी प्रकार अपन यहाँ पे होल के लिए बात करें तो आई पी आ जाएगा। तो आई पी कितना आएगा, देखो बी पी एक्सपोनेंशियल ई वी अपन में के टी माइनस का 1, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे यदि अपन टोटल करंट की बात करें, कुल धारा की बात कर ले यहाँ पे, तो कुल धारा कितनी आएगी, देखो 100। यहाँ पे अपन कुल धारा बात करें तो आई बराबर आई एन प्लस में आई पी। तो यहाँ पे देखो बी एन बी एन आएगा हमारे पास, देखो ये रहा, देखो बी एन और बी पी। भाई देखो बी एन हमारे पास है, बी पी हमारे पास में, ठीक है, दोनों को जोड़ दिया आपस में। तो क्या हुआ, देखो यहाँ पे हमारे पास आया बी एन एक्सपोनेंशियल ई वी अपन के टी माइनस का 1 और बी पी एक्सपोनेंशियल ई वी अपन के टी माइनस का 1। तो यहाँ पे देखो ई वी अपन के टी माइनस का 1 ये हमारे पास कॉमन आ गया और हमारे पास बी एन प्लस में बी पी आ गया। भाई बी एन प्लस में क्या आ गया हमारे पास में, बी पी आ गया। तो आप यहाँ पे अब देखना अल्टीमेट तरीके से कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करना। बस हमारा 1 मिनट का बचा हुआ है, पूरा खत्म हो चुका है बस। अब एक बात मुझे आप बताइए, हमारे पास में जो बी एन था और बी पी था ये अपन ने क्या माना था, कॉन्स्टेंट माना था, कॉन्स्टेंट माना था। तो अब यहाँ पे क्या करा कि बी एन और बी पी दोनों कॉन्स्टेंट हैं। तो अब यहाँ पे क्या कर लिया अपन ने, बी एन बी पी को बी मान लिया। या फिर कई गुरुजी क्या करते हैं यहाँ पे अपन इसको क्या मान लेते हैं, कई गुरुजी क्या करते हैं इसको बी मान लेते हैं यहाँ पे। और अपन को तो यहाँ पे क्या प्रूफ करना है भाई, आई बराबर में आई एस प्रूफ करना है ना। तो एक बात बताओ, हमने आपको बताया आई एस क्या है, हमारे पास में जो आई एस है वो संतृप्त धारा होती है, यानी कि सैचुरेशन करंट होती है, यानी कि संतृप्त धारा होती है, यानी कि मैक्सिमम करंट होता है, यानी कि ये भी कॉन्स्टेंट होता है। तो अपन यहाँ पे क्या कर देते हैं, ये कॉन्स्टेंट है ना, बी एन कॉन्स्टेंट है, बी पी कॉन्स्टेंट है, यानी कि दोनों क्या हुए, कॉन्स्टेंट हुए। और इस कॉन्स्टेंट को हमने आई एस डिफाइन कर दिया, क्योंकि आई एस भी तो एक कॉन्स्टेंट ही है भाई। जो मैक्सिमम करंट है, जो हमारे पास सैचुरेशन करंट है, संतृप्त धारा है, वो हमारे पास में एक कांस्टेंट की बात काम कर रही है। तो इसको अपन कांस्टेंट लिख देंगे, इसको आई एस लिख देंगे। तो देखो आई बराबर कितना आ गया, आई एस एक्सपोनेंशियल ई वी अपन के टी माइनस का 1। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। ये तो हमें प्रूफ करना था ये तो हमें प्रूफ करना था। अरे भाई ये तो प्रूफ करना था हमें, आई बराबर आई एस एक्सपोनेंशियल ई वी अपन के टी माइनस का 1। और यदि कई बार क्या करता है एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर देता है, कैसे, यहाँ पे क्या करेगा, देखो हमें जानते हैं धारा घनत्व का फॉर्मूला था जे बराबर आई अपन में ए। यदि हमने यहाँ पे क्या करा कि यहाँ पे मतलब हमारे पास जो क्षेत्रफल का मान है वो हमने 1 मीटर स्क्वायर मान लिया, यानी कि इकाई मान लिया। तो हमारे पास में जे बराबर क्या हो जाएगा, आई क्या हो जाएगा। और यहाँ पे कई बार फॉर्मूला आपको दे देता है जे बराबर में जे एस एक्सपोनेंशियल ई अपन के टी माइनस 1 प्रूफ करो। तो यहाँ पे फिर बच्चे हो जाते हैं कन्फ्यूज, बोला अब क्या करें, अब क्या करें, यानी कि वो फिर उनका दिमाग है वो काम करना बंद कर देता है। लेकिन जिस बच्चे ने यहाँ पे कॉन्सेप्ट के साथ में समझा होगा और हमसे समझा होगा तो वो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होगा, गारंटी इस बात की अपनी, ठीक है। तो हमारे पास देखो ये प्रूफ करना था, तो यहाँ पे 1 घंटे। देखो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी बड़ी कैलकुलेशन थी, लेकिन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे, उसके अलावा इसमें कुछ बड़ी बात थी नहीं। तो यहाँ पे एक बात बताओ, इसको अगर मैं लिख के बताता ना, लिख के बताता तो गारंटी 3 घंटे लग जाते मेरे को। लेकिन यहाँ पे जो अपन नोट्स के माध्यम से समझा है, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, अल्टीमेट तरीके से समझाया है मैंने आपको। और यहाँ पे अपन देखो जितने भी कॉन्सेप्ट सीखे ना, इसको क्या है कि आपको दोबारा एक बार वीडियो देखना, दोबारा वीडियो देखोगे ना तो आपको अल्टीमेट तरीके से समझ में आएगा। और आप पे नोट्स तो आप हैं आपके पास, ये के नोट्स है हमारे पास, तो इस नोट्स के माध्यम से आप पढ़ोगे तो और भी आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हमारे पास लास्ट टॉपिक था इसका। लेकिन यहाँ पे इसी के अंतर्गत यहाँ पे अगर यहाँ पे एक छोटी सी कंडीशन और पूछ जाती है, और वो क्या कंडीशन है कि हमारे पास में जो पी एन संधि डायोड है, भाई पी एन संधि जो डायोड है हमारे पास में, इसमें छोटी सी कंडीशन और पूछ ली जाती है, इसी के अंदर है ये। इसी के अंतर्गत यहाँ पे आपसे 1 नंबर या 2 नंबर पे पूछ ली जाए कि हमारे पास में जो पी एन संधि डायोड है उसको यदि अपन पश्चात दिशिक अवस्था में जोड़ दें, यानी कि हमारे पास देखिए पी है, ये हमारे पास में एन है, यदि हमारे पास में इसमें जो बैटरी है, देखो हमारे पास कैसे करेंगे, यानी कि देखो अगर बाइस क्या होता है, फॉरवर्ड बाइस क्या होता है हमारे पास में, देखो प्लस से प्लस जोड़ते हैं और माइनस से माइनस जोड़ते हैं। लेकिन अपन ने यहाँ पे क्या करा, अपन ने यहाँ पे ये करा है कि माइनस से यहाँ पे जो प्लस है उससे माइनस जोड़ दिया, और हमारे पास में जो यहाँ पे ये माइनस से प्लस जोड़ दिया। अब इस कंडीशन में आप क्या होगा, देखो मैंने आपको पूरा चैप्टर पढ़ाया है, तो ईमानदारी से यहाँ पे मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए, आप ईमानदारी से जवाब देना, क्योंकि हमारी जो मेहनत है वो आपके ऊपर टिकी हुई है, ठीक है। तो आप यहाँ पे बताइए हमें कि मैंने आपको इतना कुछ सिखा दिया आपको मैंने, तो यहाँ पे आप मुझे बताइए कि यदि अपन यहाँ पे इस माइनस को इस प्लस से जोड़ेंगे और इस माइनस को इसी प्लस टर्मिनल से जोड़ेंगे, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे अपन ने जो रिवर्स बायस में इसको कनेक्ट कर दिया, यानी कि पश्चात दिशिक अवस्था में इसको अपन ने कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे सभी बच्चों का ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, सभी बच्चे बताएंगे कि हमारे पास जो पॉजिटिव है ये इस नेगेटिव से अट्रैक्ट होगा या नहीं होगा। सभी का जवाब होगा सर होगा। उसी प्रकार ये नेगेटिव है ये हमारे पास में पॉजिटिव से अट्रैक्ट होगा, यानी कि आकर्षित होगा। इस कंडीशन में क्या होगा कि हमारे पास जो अवक्षय परत का जो मान है हमारे पास में क्या होगा, बढ़ जाएगा, इस प्रकार बढ़ जाएगा।
यानी कि हमारे पास में आवश्यक परत का मान बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और हमारे पास जो होल्स हैं वो ना तो इलेक्ट्रॉन के पास जाएंगे और जो इलेक्ट्रॉन है ना ही होल के पास आएंगे। अर्थात हमारे पास में जो सर्किट है वो एक ओपन सर्किट की भांति काम करेगा, जबकि हमने यहाँ पे विद्युत क्षेत्र को लगा रखा है। अब देख लो आप, अब ये कंडीशन इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये कंडीशन जो इंपॉर्टेंट है वो इसलिए तो बनती है भाई, जो कंडीशन है वो इसलिए तो इंपॉर्टेंट बनती है क्योंकि हमारे पास में यहाँ पे अगर बात करें तो जब अपन यहाँ पे इसको रिवर्स बायस में जोड़ देते हैं तो क्या होता है, रिवर्स बायस में जोड़ने के बाद में क्या होता है कि ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, ये नेगेटिव है इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। यहाँ पे आवश्यक परत का जो मान है वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है और बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र कनेक्ट करने के बाद में भी ऐसा प्रतीत होता है, प्रतीत नहीं होता है, ये रियलिटी की बात है, रियलिटी की बात है। हमारे पास जो सर्किट है वो एक ओपन सर्किट की बात ही काम करता है, क्योंकि भाई ओपन सर्किट की बात ही काम यहाँ एज ए ओपन सर्किट बिहेव क्यों करेगा भाई, एज ए ओपन सर्किट बिहेव इसलिए करेगा क्योंकि यहाँ पे करंट का फ्लो हो ही नहीं रहा भाई। जहाँ पे करंट का फ्लो नहीं होता है वो हमारे पास में ओपन सर्किट की बात ही काम करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो भाई, होल्स इधर नहीं जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आएंगे, तो हमारे पास में अगर यहाँ पे होल्स और इलेक्ट्रॉन मोशन नहीं करेंगे, गति नहीं करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास में धारा कैसे बहेगी। तो इसलिए यहाँ पे ओपन सर्किट की बात ही काम करता है। और ये क्या है कि कई बार आपसे एग्जाम में पूछ जाती है। तो इसको आप देखो, ये थ्योरेटिकल पार्ट नीचे लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं अपन। देखो, पीएन संधि डायोड में पीएन टर्मिनल को बैटरी के ऋणात्मक ध्रुव से जोड़ देते हैं, सही बात है, और एन टर्मिनल को क्या करते हैं, पॉजिटिव से जोड़ देते हैं। भाई जोड़ दिया, उसके बाद में क्या होता है, देखो पढ़ना बात को। देखो ये क्या ऊपर कैसे हो गए, इसको सही कर देते हैं। सही हो गए। तो देखो हमने क्या करा, हमने ये पढ़ा, देखो हमने क्या करा, जो हमारे पास एन था उसको पॉजिटिव जोड़ दिया और जो पी था उसको नेगेटिव से जोड़ दिया, ठीक है। अब सिरे से कर दिया, उसके बाद जिसके कारण डायोड पश्चदिशिक अवस्था में जुड़ जाता है। इस स्थिति में होल्स नेगेटिव से आकर्षित होते हैं, ये कहानी मैंने आपको बताई है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो प्लस से आकर्षित होता है। इस कारण विभव रोधिका का जो मान होता है वो वीबी प्लस में वीबी, यानी कि हमारे पास में जो आवश्यक परत है विभव रोधिका है उसका मान बढ़ जाता है, यानी कि पहले क्या होता है वीबी माइनस का वी होता था, अब वीबी प्लस का वी हो जाता है। इस अभिनति में डायोड खुले परिपथ की भांति काम करता है, इस कारण परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होती। इससे स्पष्ट है कि डायोड एक दिशक युक्ति है। इससे भाई देखो आपसे अब ये यहाँ पे मजा आ गया भाई साहब, यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि सिद्ध करो, और वो भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से सिद्ध करो कि हमारे पास में जो डायोड होता है, हमारे पास जो डायोड होता है वो एक दिशक युक्ति होती है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, आया हुआ है ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि सिद्ध करो कि डायोड है वो एक दिशक युक्ति होती है, प्रूफ करो, वो भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से। है नहीं भाई, मजेदार बात है नहीं है, बताओ। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं, ये हमारे पास सही है। तो यहाँ पे हमारे पास में ये हो गया। उसके बाद में ग्राफ आप देख सकते हो, हमारे पास में ये ग्राफ बनता है किसका, पश्चदिशिक अवस्था का ग्राफ बनता है। देखो यहाँ पे हमारे पास में फिर अपन वोल्टा का मान बढ़ाते हैं थोड़ा बहुत यहाँ पे स्टार्टिंग में। देखो हम यहाँ पे अब जानते हैं कि हमारे पास में ये जो ग्राफ है ये वी और आई के मध्य ग्राफ है, ठीक है। ये ग्राफ क्या कहता है, देखो हमारे पास में पश्चदिशिक अवस्था में हम बात करते हैं। तो देखो हमारे पास में देखो जब अपन यहाँ पे वोल्टा का मान बढ़ाते हैं तो यहाँ पे फिर थोड़ी देर बाद में यहाँ पे क्या हो जाता है, ये कॉन्स्टेंट की बात काम हो जाता है, यानी कि हमारे पास में जो एक तरह देखा जाए तो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करने लगता है। ये क्या करना, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करने लगता है, यानी कि धारा का मान वहाँ पे कांस्टेंट हो जाता है, यानी कि धारा बहती नहीं है वहाँ पे। कुछ स्टार्टिंग में मात्र थोड़ी सी कह सकते हैं अपन, मात्र कुछ थोड़ी सी, बाकी उसके बाद में जो यहाँ पे कुछ नहीं है, धारा कांस्टेंट हो जाएगी, धारा कांस्टेंट हो जाती है, यानी कि ओपन सर्किट की तरह बिहेव करने लगता है। ये परिवर्तन आ गया समझ में, डायोड का व्यय वक्र आ गया। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि ओम के नियम के अनुसार वोल्टता एवं धारा के मध्य वक्र खींचने पर सीधा रेखा प्राप्त होता है। इस प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ रेखीय युक्तियाँ कहलाती हैं। जबकि हमारे पास में जो पीएन संधि डायोड है, पीएन संधि डायोड है, ठीक है, पीएन संधि डायोड के गणितीय विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि वी व आई के मध्य चरघातांकी फलन के द्वारा परिभाषित होता है, चरघातांकी फलन के द्वारा परिभाषित होता है। और इधर क्या लिखा हुआ है हमारे पास में, छोटा सा कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इसलिए पीएन संधि डायोड एक अरैखिक युक्ति होती है, यानी कि ये ओम के नियम का पालन नहीं करती है। और यहाँ पे देखो ये न्यूमेरिकल्स आपको यहाँ पे लिख रखे हैं, तो आप चाहो तो आप खुद भी यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो न्यूमेरिकल्स की, जो मैंने आपको नोट्स के माध्यम से प्रोवाइड करवा रखे हैं। तो देखो आज का ये जो टॉपिक था वो हमारा लास्ट टॉपिक था, इससे किसका, इससे चैप्टर का, यानी कि हमारे पास में ये चैप्टर अब खत्म हो चुका है। और अब हमारा काम है, अब अपन स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर करेंगे सेकंड, क्योंकि बच्चों की डिमांड थी कि जल्दी से जल्दी चैप्टर खत्म किया जाए और यहाँ पे यूनिट नंबर सेकंड को स्टार्ट किया जाए। तो यहाँ पे कल से अपन यहाँ पे
रेगुलरली 1 या 2 क्लास अपलोड करते रहेंगे किसकी, यूनिट नंबर 2 की, जिससे क्या है कि सिलेबस जल्दी कवर हो जाए। और मार्च में लगभग मार्च में यहाँ पे पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स और पूरी जो थर्मोडायनेमिक्स है अपनी उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और हमारे पास में जो टाइम है वो 1 महीने का रिविजन का बच जाए, ठीक है। तो ये कहानी अपन कह सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे कल पढ़ेंगे अपन, कल स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर, और उसको यहाँ पे नोट्स के माध्यम से नहीं पढ़ाएंगे, उसको अपन पढ़ाएंगे यहाँ पे शानदार तरीके से, अल्टीमेट तरीके से। देखो यहाँ पे क्या है कि कुछ टॉपिक्स हैं उनको मैं नोट्स के माध्यम से पढ़ाऊंगा क्योंकि वो कोई ईजी रहेंगे। अब देखो ये ईजी था, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने जो कॉन्सेप्ट पीछे सीखे थे वो पूरे कॉन्सेप्ट इसमें काम आए थे, ठीक है, इसलिए ईजी बन गया है हमारे पास में। तो ये कॉन्सेप्ट अपन यहाँ पे अपन कल स्टार्ट करेंगे। देखो तो मिलते हैं भाई कल, आपके साथ मुलाकात करते हैं भाई, कल करेंगे मुलाकात, ठीक है। तो अब आपका काम क्या है कि भाई देखो फर्स्ट यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि हमारे पास फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर ही याद कर लीजिए, क्योंकि सेकंड चैप्टर में यहाँ पे जो चांस है वो क्वेश्चंस के कम बनते हैं, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर थोड़ा बड़ा है, वहाँ पे टॉपिक ज़्यादा हैं, तो आप उसको याद कर सकते हो, सेकंड को स्किप कर सकते हो, ये अपनी राय है। और मैं यहाँ पे देखो बच्चों के नहीं बोल रहा कि आप दूसरा याद मत करो, अगर आपको पूरे नंबर चाहिए दोनों याद कर लो, पूरे नंबर चाहिए तो दोनों याद कर लो। और न्यूमेरिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स में इंपॉर्टेंट रहते हैं न्यूमेरिकल्स, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल्स अपन करवाएंगे, लेकिन लास्ट में जाकर करवाएंगे। जब यहाँ पे अपन भाई लास्ट में करवाने से फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा इसलिए होगा क्योंकि अपन वहाँ पे जब पूरा अपन को थ्योरेटिकल पार्ट आता है तो वहाँ पे फॉर्मूले सब आते होंगे अपन को, और न्यूमेरिकल फिर अपन क्या करेंगे, साथ के साथ फॉर्मूले भी याद कर लेंगे, पूरा चैप्टर का रिवीजन कर लेंगे, और साथ ही हमारे पास न्यूमेरिकल्स भी हमारे हो जाएंगे फिर, और हमारे पास एग्जाम हमारे पास नज़दीक होंगे और न्यूमेरिकल अपने करे हुए होंगे, तो हमें कॉन्फिडेंस रहेगा कि न्यूमेरिकल भी हमने कर रखे हैं। उससे क्या होगा कि आपके नंबरों पे प्रभाव पड़ेगा और आपके नंबर ज़्यादा आएंगे, साफ सी बात है, ठीक है। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।